हेलो फ्यूचर आइडियंस। तो स्वागत है आप सभी का ग्लोबल एकेडमिक्स जेई की इस बेहतरीन सीरीज़ में जो हम आज से शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं पूछता हूँ, क्या आप भी परेशान हैं? क्या आपको भी डाउट आ रहा है कि किस तरह से हमें तैयारी करनी है, किस तरह से हमें जेई के लिए अप्रोच करना है, कहाँ से मैं शुरू करूँ, अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मैं कैसे डेवलप करूँ, या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बेसिक हैं बट मैं उन सब चीज़ों में गलती कर रहा हूँ, किस तरह से मैं एक बेसिक से एडवांस लेवल तक जाऊँ। अगर ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं, अगर आपके ऊपर ये सारा प्रेशर आ रहा है कि आने वाले एग्ज़ाम को मैं इतने कम टाइम में कैसे क्रैक करूँगा या कैसे मुझे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से चलना चाहिए, देन दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म फॉर यू। ठीक है, हम लेकर आए हैं आपके लिए इन सब चीज़ों के लिए एक बेहतरीन और स्ट्रक्चर्ड तरीके से एक सीरीज़, ठीक है, जिसमें हम बात करने वाले हैं एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक की चीज़ों का। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हमारे सारे ट्यूटर्स जो हैं वो हाईली क्वालिफाइड हैं और जेई एडवांस सब ने क्लियर किया हुआ है। मैंने खुद 2 बार क्लियर किया हुआ है, तो मैं बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ कि इस टाइम पर आप कौन से मेंटल स्टेट से गुजर रहे हैं। ठीक है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि मैं भी उन सब चीज़ों वो सब हर्डल्स पार करके ही आगे निकला हूँ, तो मुझे आपके मेंटल स्टेट का बहुत अच्छे से आइडिया है। तो चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से रिलेट कर सकता हूँ और मैं आपको उस तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सही गाइडेंस मैं दे सकूँ। ठीक है, आपको सिर्फ मेहनत करना है और गाइडेंस हमारा रहेगा। ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छे से बहुत आराम से हम बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और आपको इसके लिए बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं देना होगा। ये पूरा कोर्स टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, ये हमारा उन सब स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड बैच है, सीरीज़ है, जो क्या कर रहे हैं, जो सिर्फ पैसों को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो भी एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स हैं, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स रन कर रहे हैं, वो एक अच्छा खासा बल्क अमाउंट चार्ज करते हैं फॉर ऑल द कोर्सेज। ठीक है, तो उन सब के लिए, उन सब के सपने को ज़िंदा रखने के लिए, उन सब के सपने को साकार करने के लिए, उनको एक फेयर एंड फेयर एंड स्क्वायर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने के लिए हम लेकर आए हैं ये सीरीज़ डेडिकेटेड टू दो स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ़ और सिर्फ मेहनत करनी है। पूरा गाइडेंस हम देंगे, किस तरह से आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, किस तरह से आपको प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना है, किस तरह से आप एग्ज़ाम हॉल का जो प्रेशर होता है उसको कैसे टैकल करना है, किस तरह से आपको टाइमलाइन बनानी है, किस तरह से आपका टाइम टेबल सेट करना है। सारी चीज़ें एक 0 से लेके 100 तक का सारा कुछ सारी बातें हम यहाँ पे अपने उस पूरी थ्रू आउट द सीरीज़ हम करने वाले हैं। ठीक है, जो कुछ भी आपका डाउट होगा वो हम बिल्कुल एकदम ज़ीरो से क्लियर करेंगे। कैसा भी डाउट हो, हमेशा कभी भी आप पढ़ते समय ये चीज़ें ध्यान रखें कि अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो आपको वो तुरंत क्लियर करना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं उसी वीडियो पे, हम बिल्कुल उसको जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्स करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट छोटा या बड़ा नहीं होता है, आपके दिमाग में जो भी डाउट है वो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। और हम बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस जैसे जैसे हम टॉपिक्स करते जाएंगे, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और उनके जो अपकमिंग क्वेश्चंस है या जो आने वाले एग्ज़ाम्स में, आने वाले जेई के एग्ज़ाम्स में क्या किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उनका प्रिडिक्शन टॉपिक वाइज, वो सारा कुछ हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। लेटेस्ट पैटर्न को लेके हम चलने वाले हैं, जो भी एनटीए का लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है, लेटेस्ट सिलेबस जो भी चल रहा है जेई का, वो सब चीज़ें हम लेके चलने वाले हैं। सारा कुछ कंसिडर करके हम आपके लिए एक रिफाइंड सीरीज़ लेके आए हैं जो आपको पूरी तरह से हेल्प करेगा एक्सेल करने में, टू सिक्योर रैंक इन टॉप आईआईटी कॉलेजेस। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको बिल्कुल जीरो से लेके एडवांस लेवल तक की चीज़ें हम सब बताने वाले हैं। थ्रू आउट द जर्नी हम सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। जहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार अब नहीं हो पा रहा है हमसे, तो हमें बताइएगा, हम आपको वहाँ से भी लिफ्ट अप करने की पूरी कोशिश करेंगे। मोटिवेशन वीडियोस भी आपको टाइम टाइम पे देते रहेंगे, ताकि आपको जो आपका जो भी एक टारगेट है उसके लिए आप बिल्कुल फोकस्ड रहें। ठीक है, चलो, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। आप सब्सक्राइब कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी हम अपने फ्री लेक्चर्स डाल रहे हैं चैनल पे वो आपको टाइमली मिलते रहें। जो भी हम मोटिवेशनल वीडियोस डाल रहे हैं वो भी आपको टाइम पे मिलते रहें। और जो हमारा एक आईटी के कैंपस लाइफ होती है उसके बारे में जो भी हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हम एक फ़न इवेंट शेयर कर रहे हैं, आप ताकि उसको बहुत अच्छे से इंगेज कर पाओ। जो आपको लग रहा है कि अभी मैं लगातार तैयारी कर रहा हूँ तो मैं बहुत सारी चीज़ें क्या हो रहा है मेरी छूट रही हैं, वो मैं कवर नहीं कर पा रहा हूँ या कोप अप नहीं कर पा रहा हूँ,
तो वो सब चीज़ें बाद में जाके कैसे ड्रास्टिकली चेंज होती हैं, उन सब चीज़ों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या करना है, आपको मेहनत करनी है, रेगुलर लेक्चर देखिए और ईमानदारी के साथ अगर आप पढ़ाई करेंगे, तैयारी करेंगे तो आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स विद ग्लोबल एकेडमिक्स। मैं हूं अजय तिवारी और आज से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 11th की फिजिक्स विद डिटेल्ड। ठीक है, तो हम एकदम बेस लेवल से शुरू करेंगे सारी चीज़ों को समझना, और एक पर्टिकुलर एक ऐसे लेवल तक हम रीच करेंगे जहाँ के बाद आपको मेंस और एडवांस की प्रॉब्लम्स बहुत ही आसानी से सॉल्व होने लग जाएंगी। और नीट के तो बिल्कुल ऐसे देख के सॉल्व करोगे आप, आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आज से हम ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम एक्चुअल में क्या पढ़ने वाले हैं। तो किसी ने बोला कि चलो ठीक है हम आज से शुरू कर, मैंने बोला हम आज से शुरू कर रहे हैं फिजिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि बेसिकली फिजिक्स होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज फिजिक्स, हम क्या पढ़ते हैं इसके अंदर। तो उसको एक बहुत ही इंगेजिंग एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। ठीक है, बहुत ही बेसिक सा एग्जाम्पल, और उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे वी आर ऑल इंडियंस, और इंडिया क्या है, क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा फैन बेस है। तो मोस्ट ऑफ अस आर क्रिकेट फैंस, बट कुछ लोग फुटबॉल के भी फैंस होते हैं। बट जैसे अब मान लो आप, आपका फ्रेंड है वो फुटबॉल का बहुत अच्छा बहुत फुटबॉल को बहुत अच्छे से देखता है और उसका फैन फॉलो भी करता है, बट आपको फुटबॉल एज सच पसंद नहीं है। तो आपको क्या आप क्या कर रहे हो कि 3-4 लोगों का ग्रुप आया और वीकेंड्स में बढ़िया भी यूरो कप का फाइनल हुआ, तो क्या हुआ कि लोग बैठ के देख रहे हैं। बट अब जैसे मेरा कोई उसमें इंटरेस्ट नहीं है, बट आई हैव टू वॉच बिकॉज ऑल ऑफ देम आर वॉचिंग। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं है, बट आई एम अ गुड ऑब्जर्वर। ठीक है, आप एक अच्छे ऑब्जर्वर हो, तो आप चीजों को बस एनालाइज कर रहे हो कि उस गेम में क्या हो रहा है, कैसे चीजें प्रोग्रेस हो रही हैं। तो सबसे पहले आपने देखा कि अच्छा चलो गेम शुरू हो गया है और सारे जो भी प्लेयर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, बॉल को क्या कर रहे हैं, पैरों से खेल रहे हैं। ठीक है, तो ऑल दे आर ऑल यूजिंग देयर फुट ओनली, तो पैरों से खेल रहे हैं। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन आपका ये हुआ कि अच्छा ठीक है, ये वाला जो गेम है इसमें जो बॉल होती है उसको सिर्फ क्या करना होता है, सिर्फ पैरों से मारना होता है। ठीक है, तो ये वाला एजम्पशन आपने बनाया। ठीक है, फिर थोड़ी देर बाद जब गेम और प्रोग्रेस हुआ तो आपने देखा कि कोई एक हेडर ले रहा है। ठीक है, तो वहां से आपका फिर परसेप्शन थोड़ा सा बदला। ठीक है, आपने अपना जो भी एक पुराना परसेप्शन था उसको थोड़ा मॉडिफाई किया और फिर एक नया बनाया कि अरे नहीं नहीं भाई ठीक है, चलो पैर से बस नहीं खेलते इसको, तो सर से भी खेल रहे हैं, तो और चेस्ट वगैरह से भी खेल रहे हैं, तो कहीं कैसे भी खेल सकते हैं इसको। तो फिर आपने पुराना वाला जो अपना परसेप्शन था उसको नलीफाई करके एक नया एजम्पशन बनाया कि अच्छा नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है, चलो भैया ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद और जब गेम प्रोग्रेस हुआ तो तुमने देखा कि एक प्लेयर के हाथ पे बॉल लगी और वहां पे क्या हो गया, फाउल हो गया। ठीक है, पेनाल्टी हो गई। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे जैसे ही आपने ये चीज ऑब्जर्व करी तो फिर से आपका दिमाग, आपके माइंड में क्या हुआ, फिर से स्ट्राइक हुआ कि अरे नहीं यार इसमें कुछ तो ऐसा अलग सा है। उसके बाद आपने क्या वापस से फिर से सारे सेट ऑफ रूल्स को वो करते हुए दोबारा से एक नया रूल बनाया कि नहीं नहीं हाथ में नहीं लगनी चाहिए, बाकी आप कहीं से भी खेल सकते हो। चलो भैया, तो ये क्या हुआ, बेसिकली मैं एक मैच देख रहा था, उस पे मैं ऑब्जर्व कर रहा था उसको और उसके बेसिस पे मैं एजम्पशंस बना रहा था। बिल्कुल सेम यही चीज हम क्या करते हैं फिजिक्स के साथ, जो हमारा नेचर है उसके जो भी लॉज हैं। ठीक है, वो नेचर हमारा, अगर मैं ये पेन है इसको छोड़ देता हूँ तो ये नीचे आता है। ठीक है, और गाड़ी स्पीड करती है किस बेसिस पे, किस फिनोमिना के थ्रू हम जमीन पे चल पाते हैं, हम ऊपर क्यों नहीं जाते, नीचे ही क्यों आते हैं। तो इन सब सारी स्टडीज को ऑब्जर्व करके और उसके बेसिस पे हमने एक सेट ऑफ रूल्स बनाए जो किसके अंदर आते हैं, जो इसकी सारी स्टडी क्या होती है, फिजिक्स के अंदर होती है। तो फिजिक्स इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ठीक है, बहुत ही एक सिंपल शब्दों में इसको बोल सकते हैं कि फिजिक्स इज नथिंग बट अ स्टडी ऑफ नेचर एंड इट्स लॉज। ठीक है, तो ये क्या है कि बहुत ही वास्ट टॉपिक है। नेचर के जितने लॉज है, जितनी भी नेचर की स्टडी है वो कंप्लीट कोई कर ही नहीं सकता है, इसलिए कि ये बहुत ही एक डाइवर्स टॉपिक है। तो इसके बारे में हम अभी तक जितना भी रिसर्च या लॉज हुआ है उसके बारे में हम लोग बहुत ही बेसिक से थोड़ा थोड़ा उसकी अंडरस्टैंडिंग लेना शुरू करेंगे। ठीक है, चलो भाई, अब बात हो गई है कि फिजिक्स आ गया भाई, चलो ठीक है। अब
फिजिक्स को इन सारे जो भी इसके लॉज हम बना रहे हैं उन सब चीज़ों के लिए फिजिक्स को किसी ना किसी एक क्या होगी, एक फ्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमारा कुछ भी काम होता है, हम कुछ भी एक काम कर रहे हैं, तो जब साथ में हमारे फ्रेंड्स वगैरह होते हैं और उस वेंचर में हमको सपोर्ट करते हैं, तो हमारा क्या होता है, प्रोडक्टिविटी 2-3 फोल्ड्स हो जाती है। तो सेम यही काम फिजिक्स के साथ भी होता है। तो फिजिक्स का को समझने के लिए कुछ बेसिक लॉज और कुछ टर्म्स यूज होते हैं, वो उसके लिए फिजिक्स की हेल्प कौन करता है? तो वहां पर फिजिक्स का क्राइम पार्टनर बन के आता है कौन? मैथमेटिक्स। चलो भैया, अभी तक फिजिक्स था, अब साथ में मैथमेटिक्स भी आ गया। अब चीजें क्या होता है, मैथमेटिक्स के आने से बेसिकली चीजें आसान भी होती है, बहुत सारी चीजें। फॉर बहुत ही एक बेसिक एग्जांपल के थ्रू मैं समझाता हूँ। एक ग्रेविटेशन फोर्स की डेफिनेशन में समझाऊंगा आपको, और उसको मैं एक बार फिजिक्स के टर्म्स में समझाऊंगा, फिर मैं एक मैथ्स के टर्म्स में समझाऊंगा। तो आपको बहुत ही एक बेसिक सा डिफरेंस समझ में आएगा कि हम मैथ्स का यूज फिजिक्स में क्यों करते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, इसके बारे में हम जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ेंगे तो डिटेल में बात करेंगे। अगर 9th 10th में आपने, वैसे रहता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो थोड़ा बहुत आपको जानकारी होगी। ठीक है, या आई विल जस्ट रीड स्पीक आउट द डेफिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली ग्रेविटेशन फोर्स क्या होता है? द ग्रेविटेशनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? किन्हीं भी दो मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फिजिक्स में जब मैंने बोला, इसको वर्डिंग्स में बोला, जो फिजिक्स ने समझाया वो इतना बड़ा सा समझाया। बट अब यही अगर मैं सेम चीज को क्या करूंगा, मैथमेटिकल टर्म्स में अगर मैं यूज करता हूँ, तो क्या बोल दूंगा कि द फोर्स बिटवीन द टू मासेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। m1 एंड m2 क्या है? मासेस हैं, उनका प्रोडक्ट हो गया, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मींस जैसे इसको अलग अलग लिखा, f प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो डायरेक्टली मुझे फोर्स यहाँ से क्या मिल गया, मैथमेटिकल टर्म्स में मैंने सीधा सीधा ये दो लाइंस में डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से चीजें क्या होती हैं, बहुत आसान हो जाती हैं। फॉर्मूले समझना, कोई भी कॉन्सेप्ट है उसको मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करना, उससे चीजें क्या होती है, हमारी जो कैलकुलेशंस होती हैं वो बहुत आसान हो जाती है। चलिए भाई, अब हमने समझ लिया कि फिजिक्स क्या है, उसका साथ कौन देता है। तो अब हम बढ़ते हैं फिजिक्स की स्टडी के पीछे। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज। तो सबसे पहले जो चीजें आती हैं फिजिक्स में, क्या होता है? फिजिक्स क्या होता है? एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस है। ठीक है, तो इसमें किसका एनालिसिस करते हैं अपन? फिजिकल क्वांटिटीज का। फिजिकल क्वांटिटीज क्या चीज होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो सर आपने बोला कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं, तो ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अभी एक बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल देखते हैं कि चलो भाई, मैंने बोला कि आज तो मेरा जैकपॉट लग गया, आज मैं बहुत खुश हूँ। तो किसी ने पूछा भाई कि कितना खुश हो बताओ। बोला नहीं नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो बहुत बोला कि तो सामने वाले बोला अरे मैं भी खुश हूँ, बट तुम कितना खुश हो ये बताओ। तो इस तरह से क्या हुआ कि दोनों बस कहते ही रहे कि मैं इतना खुश हूँ, वो उतना खुश है। तो इसमें क्या हुआ, आप कुछ भी एक एग्जैक्ट या प्रिसाइज वे में कुछ भी नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये एक रिस्पेक्टिव टर्म्स होती हैं। कोई बोलता है कि अरे मेरी बंदी बहुत सुंदर है, वो बोलता है कि नहीं नहीं मेरी वाली ज्यादा सुंदर है। तो इस तरह में क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्ट होता है। तो इसको आप किसी भी एक पर्टिकुलर न्यूमेरिक वैल्यू में नहीं बता सकते हो। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक रिस्पेक्टिव टर्म्स होती हैं, तो इनको मेजर नहीं किया जा सकता इन सब चीजों को। दुख हो गया, खुशी हो गई, ठीक है, इन सब चीजों को क्या हो गया, हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये लोग, इनकी स्टडी हम फिजिक्स के अंदर नहीं करते हैं। ठीक है, तो हम फिजिक्स के अंदर क्या स्टडी करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, बेसिकली एन इंटू यू से रिप्रेजेंट करी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एन का क्या मतलब होता है और यू का क्या मतलब होता है? एन जो होता है हमारा, ये क्या होता है, ये होती है न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, और यू क्या होती है, यू होती है यूनिट। ठीक है, उस चीज की यूनिट। जैसे अब क्या होता है, एन इंटू यू, तो फिजिकल क्वांटिटी हमेशा क्या होती है, अब इसमें क्या होता है, यूनिट चेंज होती रहती है, बट फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू हमेशा क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, एन इंटू यू इक्वल मिला के सेम होगा, लेकिन ये दोनों अलग अलग डिफरेंट हो सकते हैं। इस बात का क्या मतलब है जो मैंने अभी बोला, उसको बहुत बहुत आसानी से समझते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है कितना,
1 मीटर। अब 1 मीटर को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 1 मीटर में अब आप ध्यान से देखिए, एन क्या है, 1 है यहाँ पे, क्या एन मीन्स न्यूमेरिक वैल्यू, और एम क्या है, ये है यूनिट यानी मीटर। ठीक है, 1 मीटर मैंने बोला, 1 मीटर को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 10⁻³ किलोमीटर। ठीक है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, 100 सेंटीमीटर्स या 1000 मिलीमीटर्स। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, इन तीनों की वैल्यू जो है वो कितना हो गई, ये भी 1 मीटर के बराबर है, ये भी 1 मीटर के बराबर है, ये तो 1 मीटर है ही, और ये भी 1 मीटर के बराबर है। सॉरी, यहाँ पे केजी लिख दिया है मैंने, तो केजी नहीं होगा, किलोमीटर होगा। ठीक है, चलो, तो क्या होता है, देखो हमारे यहाँ पे एन चेंज हो रहा है, यू चेंज हो रहा है, बट इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, ओवरऑल प्रोडक्ट क्या है, वो हर बार सेम ही है। एन चेंज हो रहा है, यू चेंज हो रहा है, बट प्रोडक्ट क्या है, हर बार सेम है। यहाँ पे एन की वैल्यू हो गई 100, यू की वैल्यू क्या हो गई, सीएम सेंटीमीटर, यहाँ पे एन की वैल्यू हो गई 1000, यू की वैल्यू क्या हो गई, मिलीमीटर। तो इस तरह से क्या हो रहा है, हम एन और यू को सेपरेटली चेंज कर सकते हैं, बट ओवरऑल जो वैल्यू होती है, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, वो ऑलवेज कैसी होगी, कांस्टेंट ही होगी। ठीक है, चलो भाई, अब हम बात करते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज वो होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो अब फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइप की होती है, पहले थोड़ा ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप की होती है। कैसा, एक हो गई स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज के अंदर सर कौन सी आती है, स्केलर क्वांटिटीज के अंदर वो ऐसी क्वांटिटी आती है जिनमें क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, ओनली मैग्नीट्यूड इज देयर, ओनली मैग्नीट्यूड इज देयर। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल बताओ, क्या हो गया, जैसे कि हमारे पास डिस्टेंस हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, और एग्जाम्पल, स्पीड हो गई। ठीक है, और क्या हो गया, एनर्जी हो गया। ठीक है, तो इनमें क्या होता है, इन फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज जिनके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, दोनों चीजें होती है, एक मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। कैसी, अभी समझते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या बोल दिया मैंने, वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी, फोर्स, बहुत डिटेल में इसके बारे में हम लोग समझेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर पढ़ेंगे। बेसिक मैथमेटिक्स यूज्ड इन फिजिक्स, अगला चैप्टर हम वो पढ़ने वाले हैं। तो जब हम बेसिक मैथ्स की बात करेंगे, तो वहां पर हम एक वेक्टर अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, और पूरा हम उसमें वेक्टर के बारे में बात करेंगे। तो वेक्टर के पास क्या होता है, वेक्टर ऐसी चीजें होती हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जैसे हमने बोल दिया कि कोई एक कार है, वो 20 मीटर पर सेकेंड से टूवर्ड्स नॉर्थ जा रही है। ठीक है, जब हम ऐसा बोलते हैं तो बेसिकली हम एक प्रॉपर, तब हम जाके वेलोसिटी को डिफाइन करते हैं कि 20 मीटर पर सेकेंड उसका मैग्नीट्यूड है, यानी उसकी स्पीड है, और टूवर्ड्स नॉर्थ जा रही है, मतलब उसकी डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दोनों चीजें आ जाती हैं। और रेशियो वाली कौन सी चीज होती है, ऐसी रेशियो के अंदर ऐसी चीजें आती हैं, इसमें क्या होता है, सिर्फ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। ठीक है, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। कैसे, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली ये रेशियो, जैसे नाम से ही पूरा क्लियर है, ये किन्हीं भी दो सेम फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो होता है। इस पे इसके पास क्या होता है, स्केलर के पास मैग्नीट्यूड होता है, प्लस मैग्नीट्यूड के साथ क्या होता है, यूनिट होती है। जैसे स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समथिंग मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। एनर्जी क्या होती है, कुछ बोल दिया कि 20 जूल्स। ठीक है, जूल से रिप्रेजेंट करते हैं एनर्जी को, यूनिट एनर्जी की जूल होती है। तो इस तरह से क्या होता है, हम जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं उनके पास सिर्फ एनर्जी होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शंस, और जो रेशियो होते हैं उनके पास ओनली न्यूमेरिक वैल्यू होती है। जैसे फॉर एग्जांपल इसका समझते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, इसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करेंगे जब चैप्टर आएगा हमारा मैटर वाला। ठीक है, तो अभी सिर्फ ये जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है, इसमें से आपको कुछ भी और समझने की जरूरत नहीं है कि ये क्या वर्ड है, इसके क्या वर्ड है। अभी आपको उसके सिर्फ और सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन के बारे में बस सोचना है। ठीक है, और कुछ भी ध्यान नहीं देना है। तो रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ
ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पे, न्यूमरेटर में भी डेंसिटी है, डिनोमिनेटर में भी डेंसिटी है, तो यूनिट आपस में क्या होती है, कैंसिल आउट हो जाती है, और जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यू आती है वो क्या होती है, एक न्यूमेरिक वैल्यू बस बचती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेशियो वाला पार्ट। चलो भैया, फिजिकल क्वांटिटी हमने समझ लिया कि 3 टाइप की हो गई है, ठीक है। अब आगे समझते हैं कि और कैसी कैसी। तो अब इन 3 टाइप्स में हमारे पास हमने 2 तरह की फिजिकल क्वांटिटी देखी है। कैसी, एक हमने बात करी लेंथ की, एक हमने बात करी किसकी, वेलोसिटी की, ठीक है। दोनों चीजों में फर्क समझिएगा। तो फंडामेंटल, ये जो 2 टाइप की होती है, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज जो क्या होती हैं, आर विच आर इंडिपेंडेंट फ्रॉम ऑल अदर क्वांटिटीज एंड डू नॉट रिक्वायर हेल्प ऑफ एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। मतलब जो दूसरी क्वांटिटीज से एकदम इंडिपेंडेंट होती है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ किसकी, लेंथ की बात करता हूँ, ठीक है। तो लेंथ जो मेरी एक क्वांटिटी है, इसके लिए मुझे किसी और चीज की जरूरत नहीं है, ठीक है। लेंथ हो गया, मीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया, किसी में भी हमने इसको यूनिट, यूनिट की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे, सिर्फ फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहे हैं। तो जो लेंथ हो गई, इसका क्या हो गया, ये बाकी क्वांटिटी से इंडिपेंडेंट है। और एक हो जाती है, जैसे लेंथ हो गया, टाइम हो गया फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी हम उनको बोलते हैं। और जो डिराइव्ड क्वांटिटी होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से मिलके बनी होती है, जैसे वेलोसिटी, ठीक है। तो वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी होता है लेंथ अपॉन टाइम, ठीक है। डायरेक्शन होती है उसमें, तो स्पीड बोल दो इसको अभी फिलहाल के लिए। तो लेंथ अपॉन टाइम ये ऐसा हो गया। फोर्स हो गया, फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स हो गया हमारा ma होता है, मतलब मास इंटू एसिलरेशन, ठीक है। तो मास एक क्या हो गई, फंडामेंटल क्वांटिटी होगी, लेकिन एसिलरेशन क्या होता है, एसिलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मींस लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। तो बेसिकली लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये क्या होती है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलके बनी हुई होती हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं। सेम यही चीज यूनिट्स में भी फॉलो होता है, ठीक है। चलो भाई, अब हम फिजिकल क्वांटिटी की हमने बात करी कि ऐसी क्वांटिटीज जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो अगर हम मेजर कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम ये चीज देखेंगे कि उसको मेजर हम किस में करें, ठीक है। तो वहां से हमने डिफाइन किया यूनिट्स को, ठीक है। ये जो सारी चीजें हैं, ये ह्यूमंस ने ही डिफाइन करी है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी को हम मेजर किस में करते हैं, तो हम उनको यूनिट्स, उसके लिए हमने क्या किया, यूनिट्स को डिफाइन किया, ठीक है। तो यूनिट्स भी क्या हो गई, 2 टाइप की हो गई। एक फंडामेंटल यूनिट हो गई, ऐसी यूनिट जो क्या होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ठीक है। जैसे कि मीटर हो गया, सेकेंड हो गया, और क्या हो गया, ग्राम्स हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये मास की यूनिट हो गई, ये टाइम की हो गई, ये लेंथ की हो गई। और उसी तरह से फिर डिराइव्ड यूनिट्स आते हैं, जैसे हमने वेलोसिटी में देखा, स्पीड में देखा, हमने क्या मीटर पर सेकेंड देखा, ठीक है। और फोर्स में देखा, फोर्स की क्या आई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आई। तो इस तरह से ये सारी क्या होगी, डिराइव्ड क्वांटिटी, जो ऐसी यूनिट्स जो फंडामेंटल यूनिट्स से मिलके बनी होती है, उनको हम क्या बोल देते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स बोल देते हैं। चलो भैया, अब यूनिट्स हमने बोल दिया, तो हम देख रहे हैं कहीं पे मैं मीटर यूज कर रहा हूँ, कहीं सेंटीमीटर यूज कर रहा हूँ, कहीं ग्राम यूज हो रहा है, कहीं केजी यूज हो रहा है। तो इन यूनिट्स को यूज करने का भी एक पर्टिकुलर सिस्टम होगा। तो इसके लिए हम सबसे पहले देखते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में, ठीक है। इसके बारे में आपने पहले भी डिटेल में पढ़ा हुआ है, एक बार बहुत जल्दी क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है क्या, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम, जैसे इन सब के नाम में ही पूरा ये डिफाइन होता है, ठीक है। सीजीएस, सी मीन्स क्या, सेंटीमीटर, जी मीन्स क्या, ग्राम, और एस मतलब क्या, सेकेंड्स, ठीक है। तो इसको हमने क्या बोल दिया, सीजीएस। तो इसकी फंडामेंटल यूनिट लेंथ की क्या हो गई, सेंटीमीटर हो गई, मास का ग्राम हो गया, और टाइम के लिए हमने सेकेंड यूज किया। फिर हम एमकेएस सिस्टम में क्या करते हैं, लेंथ के लिए मीटर यूज करते हैं, मास के लिए केजी यूज करते हैं, और टाइम के लिए सेकेंड्स यूज करते हैं। इसी तरह एफपीएस में फुट, पाउंड और सेकेंड आ गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि अलग अलग सिस्टम्स आए। फिर बाद में 1971 में जब एक कमेटी बैठी, और फिर उन सब ने मिलकर क्या किया, एक ऐसी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बनाई जो हर जगह वाइडली एक्सेप्टेड हो, ठीक है।
तो उसके लिए फिर उन्होंने क्या किया, एसआई सिस्टम डेवलप किया, जिसमें जो 3 फंडामेंटल क्वांटिटी थी, लेंथ, मास एंड टाइम, इसके लिए एमकेएस सिस्टम को फॉलो किया गया और अलग से 4 अलग से फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन करी। जैसे 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 क्या हुआ, मैंने बोला जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन हुई, जैसे जैसे डिस्कवरीज हुई, उसके बेसिस पे ये लोग देते गए। तो पहले क्या हुआ, पहले करंट वगैरह की डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो बाद में जब हम ओम्स लॉ पढ़ते हैं, V इक्वल टू आई आर, ठीक है, तो अब करंट को मेजर करने के लिए ना तो मैं ग्राम में कर सकता हूँ, ना मैं लेंथ में कर सकता हूँ, ना मैं सेकेंड में कर सकता हूँ। तो फिर उसके लिए बाद में क्या आई, फंडामेंटल यूनिट एम्पियर आई, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारी डिस्कवरी होती गई, तो उसके बेसिस पे चीज़ें हम और ऐड करते गए। तो बाद में क्या हुआ, एसआई सिस्टम ने जो ये फंडामेंटल यूनिट्स, 7 फंडामेंटल यूनिट्स डिफाइन करी, वही हम अपने बेसिक फिजिक्स में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इन 7 फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जो एसआई सिस्टम के अंदर होती हैं, ठीक है। तो एक हो गया वही अपना लेंथ, लेंथ के लिए क्या, मीटर यूज़ किया, मास के लिए किलोग्राम यूज़ किया, टाइम के लिए सेकेंड, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर यूज़ किया, जिसको हम ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। फिर हीट के लिए टेम्परेचर आया, टेम्परेचर के लिए क्या स्टैंडर्ड लिया, केल्विन ले लिया, ठीक है। तो टेम्परेचर को हम केल्विन से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से, ठीक है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला से, CD। चलो भाई, तो ये हो गई हमारी 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स, और इन्हीं पे बेस्ड बाकी सारी यूनिट्स भी बनती हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा कि सर, फोर्स की यूनिट क्या होती है, फोर्स की यूनिट तो आपने कई बार सुना होगा, न्यूटन होती है, ठीक है। तो एसआई यूनिट है न्यूटन, ये ऐसा भी नहीं कि कुछ और है, ठीक है। तो एसआई यूनिट न्यूटन है, बट आपने तो 7 ही फंडामेंटल यूनिट बताई, तो इसको हम न्यूटन से क्यों डिफाइन करते हैं। तो ऐसा क्या होता है, जैसे फोर्स हो गया, एनर्जी हो गई, तो इन सब चीज़ों के लिए क्या, एज अ जिन साइंटिस्ट ने इनकी डिस्कवरी करी थी, तो उनको एज अ एक जेस्चर के लिए जो भी इनकी यूनिट्स हैं हम उनके नाम पे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यूटन, जैसे फोर्स की डिस्कवरी किसने करी थी, न्यूटन ने करी थी, एम ए, एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो उसके लिए हमने इसकी यूनिट न्यूटन दे दी, बट बेसिकली ये होता क्या है, एम इंटू ए। तो अगर हम इसकी फंडामेंटल यूनिट में जाएंगे तो मास किस में हो गया, केजी में हो गया, और एसिलेशन किस में हो जाता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, ठीक है। तो बेसिकली न्यूटन में क्या होता है, ये जो न्यूटन होता है वो इसी फॉर्म में होता है, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट से ही मिलके बना होता है, बट एज अ साइंटिस्ट के उनको ऐसा ट्रिब्यूट देने के लिए हम उनके नाम पे ऐसा एक डिनोशन दे देते हैं, ठीक है। चलो भैया, तो अब हमने फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में जान लिया। अब हम समझते हैं थोड़ा सा कि जो बेसिक एसआई प्रीफिक्स यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा यूज आने वाले हैं ये, जब जैसे हमारी बड़ी कैलकुलेशन या बहुत छोटी कैलकुलेशन होगी, तो उसमें ये सारी चीज़ें यूज होने वाली हैं। तो बहुत जल्दी से ये सब आपको पता है, बट एक बार ऐसे ऐसा चीज़ को रीड कर लेंगे, ताकि ये चीज़ें बहुत क्या है, हमारे थोड़ा दिमाग में रह जाएं, ठीक है। तो 10⁻18 को हम किससे, एक्सा से डिनोट करते हैं, एक्सा प्रीफिक्स लगाते हैं। 10⁻15 के लिए पेटा, 10⁻12 के लिए टेट्रा, 10⁻9 के लिए गीगा, बहुत बहुत सुना होगा, गीगाबाइट, मेगाबाइट, ठीक है, टेट्राबाइट, पेटाबाइट। तो इस तरह से जो मेमोरी की बात जब हम करते हैं कंप्यूटर्स में, तो उसके लिए सारी टर्मिनोलॉजी आपने बहुत फ्रीक्वेंटली सुनी होंगी, ठीक है। एम के लिए मेगा, 10⁻6 के लिए मेगा, 10⁻3 के लिए किलो का यूज़ करते हैं, 10⁻2 के लिए हेक्टा, ठीक है, डेका। तो इसी तरह डेसी। फिर अब क्या होगा, इधर से अगर माइनस में चलते जाते हैं, तो 10⁻−1 के लिए डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, ठीक है। तो ये सारे प्रीफिक्स जो है वो आगे यूज हमारे डायरेक्ट होने वाले हैं, तो इसलिए एक बार ऐसा इसका रीडिंग कर लेते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं, हम डायमेंशंस की बात करते हैं, ठीक है। तो अभी हमने क्या बात करी है, यूनिट्स की बात करी है, अब हम बात करेंगे डायमेंशंस की, ठीक है। तो बेसिकली डायमेंशंस क्या होता है, किसी भी चीज़ की जो यूनिट होती है, जो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो जब हम उसको उसकी जो यूनिट होती है उसको अगर हम फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो तब जाके हमको क्या, तो बेसिकली वो हमारी डायमेंशनल जो, तो जो चीज़ें हम निकल के आते हैं वो हमारी क्या होती हैं, बेसिकली डायमेंशंस होती हैं, ठीक है। व्हेन डेराइव्ड क्वांटिटीज when derived quantity is expressed in terms of fundamental quantities, it is written as product of different powers of fundamental quantities are called its dimensions, ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई, बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल में हम इसको समझेंगे। और बहुत ही एक बार मैं क्विक बहुत जल्दी तरीके से बता देता हूँ। जैसे हम बात करते हैं किसकी, लेट से वेलोसिटी नहीं बोलते हैं, स्पीड बोल देते हैं, ठीक है। चलो,
तो जैसे हम बात करते हैं किसकी, स्पीड की, ठीक है। तो स्पीड में क्या होता है, स्पीड की यूनिट क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड, यानी क्या लिख सकते हैं इसको, मीटर की पावर 1 सेकेंड की पावर -1, ठीक है। तो जब हम इसके डायमेंशन की बात करेंगे, स्पीड v, ठीक है, तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो एम एल टी के फॉर्म में हम बेसिकली डिफाइन करते हैं। एम का मतलब होता है मास, एल का मतलब लेंथ, टी का मतलब टाइम। तो यहाँ पे मास का कोई टर्म दिख रहा है क्या, मीटर है और सेकंड है, ठीक है। तो मास की पावर 0 हो जाएगी, लेंथ की पावर कितनी है, मीटर की पावर 1 है, एल की पावर 1 हो जाएगी, टी की पावर कितनी है, सेकंड की पावर -1 है, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। तो ये इसका क्या कहलाता है, डायमेंशनल फॉर्मूला कहलाता है, ठीक है। अब मीटर के लिए मैंने एल यूज़ किया, एस के लिए टी यूज़ किया, और या अगर यहाँ केजी होता तो उसके लिए एम की पावर 1 हो जाती, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी हम अभी आगे बहुत डिटेल में इसको एग्जाम्पल के थ्रू, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू पूरा एकदम हैंड्स ऑन हो जाएगा, तो कोई भी ऐसा अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हम इसका नोटेशंस देखते हैं, जो जैसे एम एल और ये सब टी लिखा मैंने, तो सबसे पहले उसको समझ लेते हैं कि जो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनको हम डायमेंशनल फॉर्म में कैसे डिनोट करने वाले हैं, ठीक है। तो लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, तो इसको हम एल से डिनोट करने वाले हैं, इसकी डायमेंशंस को हम एल से, ठीक है। मास को एम से, टाइम को टी से, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट को ए से, और कहीं कहीं पे आपको आई भी लिखा हुआ दिखेगा, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो करंट के लिए हम दोनों चीजें यूज कर लेते हैं, ठीक है। टेम्परेचर के लिए हम केल्विन का कैपिटल के यूज करने वाले हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का सी डी यूज करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारे यूज आएगा, यूज केस में आएगा, वो बेसिकली क्या होगा, ये तीन ही यूज होंगे, और कहीं कहीं पे ये एम्पियर आएगा, ठीक है। तो जो हमारा बेसिक मैकेनिक्स और ये सब चलने वाला है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रोस्टैट्स वगैरह पढ़ेंगे तो वहाँ पे एम्पियर वगैरह भी इंक्लूड हो जाता है। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं वो इन्हीं 3-4 टर्म्स में हमारे प्रैक्टिस में वही सब चीज़ें आने वाली हैं। तो अब हम इसके एग्जाम्पल्स के इसको थ्रू समझते हैं। तो जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना, जो हमने अभी तक समझा है, डायमेंशनल फार्मूला, यूनिट्स और ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर होती हुई चलेंगी। तो किसी भी चीज़ का अगर मुझे डायमेंशनल फार्मूला पूछा जाए या डायमेंशंस निकालने को बोला जाए, इन सब के हमको क्या बताने हैं, डायमेंशनल फार्मूला बताने हैं, ठीक है, सारे एग्जाम्पल्स में। तो किसी भी चीज़ का हमको अगर डायमेंशनल फार्मूला निकालना है, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या होना चाहिए, सबसे पहले हमारे दिमाग में आना चाहिए कि इसकी यूनिट क्या है, वो भी कैसे, इन फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में, ठीक है। तो सबसे पहले हमको वही ब्रेक करना है, किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में ब्रेक करना है। जैसे लेंथ है, तो लेंथ तो खुद ही एक क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मीटर के लिए हम लेंथ के लिए क्या यूज करते हैं, कैपिटल एल। तो अगर मुझसे कोई पूछेगा कि लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। जब भी हम ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूले की बात हो रही है, ठीक है। तो एम एल टी, ठीक है, तीन टर्म्स हम लिख देते हैं। देखो यहाँ पे लेंथ में कहीं पे मास है क्या, तो उसकी पावर 0 हो जाएगी, नहीं है तो 0 हो जाएगी। एल यानी लेंथ कितनी है, 1, ठीक है। तो एल की पावर 1 हो गई। टाइम है क्या कहीं पे, तो नहीं है, तो इसकी पावर 0 हो जाएगी, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, m0 l1 t0, ठीक है। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा ऐसा बन गया। चलो भैया मास का समझते हैं। चलो अब हमने मास की बात कर दी, तो ये खुद भी क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है। तो मास की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी, चलो सबसे पहले मैं m लिख देता हूँ, l लिख देता हूँ और t लिख देता हूँ, ठीक है। m की पावर, मास की ही बात हो रही है, तो m की पावर 1 हो गया, लेंथ है नहीं तो 0 हो गया, t की पावर 0, ठीक है। तो m1 l0 t0 ऐसे समझेंगे इसको, ठीक है। तो अब ये हो गए हमारे बेसिक। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं किसकी, स्पीड की। चलो भैया, तो स्पीड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ये देखो कि इसकी यूनिट क्या होती है, क्या होती है स्पीड की यूनिट, मीटर पर सेकेंड। या हम इसको और क्या लिख सकते हैं, मीटर की पावर 1 और सेकेंड की पावर क्या, -1। कैसे, ये क्या लिखा हुआ है, मीटर अपॉन सेकेंड लिखा हुआ है, तो अगर हम सेकेंड को ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, -1। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम लिख दो, एल लिख दो और टी लिख दो। चलो भैया एम की पावर किलोग्राम या ग्राम कहीं दिख रहा है क्या, मास दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो एम की पावर 0। लेंथ दिख रही है, हाँ, मीटर की पावर 1 है, तो लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -1, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, m0l1 और t -1। चलो भैया अब एक बार फिर समझते हैं फोर्स के लिए।
ठीक है, लास्ट वाला हमारा समझते हैं। इसके लिए थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ ऊपर का। चलो, तो अब हम समझते हैं फोर्स के लिए। ठीक है, तो फोर्स बेसिकली क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? m इंटू ए। ए क्या होता है? एसिलरेशन। ये हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। कोई भी ऐसी ऐसा दिक्कत की बात नहीं, वैसे आपने 9th-10th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे जो भी टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे उसका मैं फॉर्मूला बता दूंगा, और वहां से अपने को सिर्फ क्या करना है, उसकी यूनिट्स और डायमेंशंस पे ध्यान देना है। ठीक है, कैसे आ रहा है, कैसे होता है, ये वो सारी चीजें हम डिटेल में आगे समझने वाले हैं। ठीक है, चलो भैया, तो ये हो गया मास इंटू एसिलरेशन। तो मास की यूनिट क्या हो गई? केजी, और एसिलरेशन की क्या हो गई? मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब इसके लिए ये हमारी क्या आ गई? फोर्स की यूनिट आ गई। अब अगर मेरे पास फोर्स की यूनिट आ गई तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको बहुत ही आसानी से डायमेंशन लिख सकता हूँ। वैसे हम फोर्स की यूनिट क्या लिखते हैं? न्यूटन लिखते हैं। ठीक है, बट हमको क्या करना है, डायमेंशन निकालने के लिए सबसे पहला काम जो हमारा रहता है वो क्या रहता है? क्या आ गया? मास के लिए केजी इंटू, अच्छा यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा होगा, तो केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो न्यूटन जो फोर्स की बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है? न्यूटन होती है, बट हमको किस में चाहिए? फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में चाहिए, तो हमने ऐसा लिख लिया। तो अब लिखेंगे हम फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अगर हमने ऐसा लिख दिया इसका मतलब क्या? एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? चलो भैया बताओ। एम, एल और टी, ये मैंने लिख दिया। अब पावर लगाना शुरू करो। मास का टर्म है क्या? हाँ, केजी है। इसकी पावर कितनी है? 1 है। ठीक है, मीटर की पावर कितनी है? 1 है। तो लेंथ की पावर क्या हो गई? 1 हो गई। टाइम की पावर कितनी है? ये एस क्या है? अपॉन में है पावर 2, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा? -2। तो टी की पावर क्या आ गई? टाइम की पावर -2। तो ये हो गया हमारे पास फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल इसके बारे में इतना सॉल्व करेंगे जब तक अपने को हैंड्स ऑन नहीं हो जाएगा। ठीक है, चलो भैया अब डेंसिटी की बात करते हैं। ये क्या है? रो। रो मतलब रोने वाला रो नहीं है, RHO वाला रो है। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं ऐसे रो से। ठीक है, चलो समझो डेंसिटी क्या होती है? रो होता है, बताओ बताओ। ये होता है क्या? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, ये होता है डेंसिटी का फॉर्मूला, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास की यूनिट क्या हो गई? केजी हो गई। और वॉल्यूम किस में होता है? लेंथ का क्यूब। ठीक है, जैसे किसी का भी वॉल्यूम, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? ए क्यूब। ए क्या होती है? लेंथ। ठीक है, तो बेसिकली इसकी यूनिट क्या होती है? लेंथ का क्यूब। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं? वॉल्यूम को लिख दिया हमने किसमें? मीटर क्यूब में लिख दिया। तो अब हमारा रो का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया? बताओ जल्दी जल्दी। एम, एल और टी। ठीक है, एम की पावर 1, एल की पावर कितनी हो गई? के जी। मीटर को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा तो एम की पावर -3, यानी लेंथ की पावर कितनी हो गई? -3। और टी की पावर 0, क्योंकि टी नहीं है। ठीक है, नहीं है मतलब पावर 0। चलो, अब जो हम ये सब कर रहे हैं ना, इस पे बेस्ड बहुत सारे लास्ट ईयर के, अगर मैं सिर्फ लास्ट ईयर की बात करूँ तो जेई मेंस के 2024 में भरे हुए क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन से। ठीक है, तो बहुत आराम से और बहुत ध्यान से समझो। ये एक या दो क्वेश्चन हर साल इससे फिक्स रहता है कि आना ही आना है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इजी, बहुत स्कोरिंग। ठीक है, और इजी टू अंडरस्टैंड टॉपिक है। चलो भैया अब हम बात करते हैं लीनियर मोमेंटम। ये क्या बना रखा है भाई? पी वेक्टर। तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, लीनियर मोमेंटम, इसलिए हमने क्या बना रखा है? पी वेक्टर बना रखा है। ठीक है, पी वेक्टर क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या होता है? एम वी वेक्टर। ठीक है, चलो, तो एम वी वेक्टर समझ लेते हैं इसको। चलो, तो अब हमारे पास क्या आ गया? एम का यूनिट हमको पता है। हम सिर्फ क्या बात करते हैं? इसके यूनिट की बात करते हैं अगर, तो यहाँ पे हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? यूनिट की बात करेंगे। तो मास की यूनिट क्या हो गई? केजी। ठीक है, मोमेंटम क्या होता है, कैसे होता है, सारी डिटेल हम जब काइनेमेटिक्स और ये सब मोशन वगैरह पढ़ेंगे तो हम सारी चीजें बात करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया मास का यूनिट हो गया भैया किलोग्राम, ये मीटर नहीं है। ठीक है, मास है। ठीक, ओके, तो केजी हो गई इसकी यूनिट, और वेलोसिटी की यूनिट क्या हो गई?
मीटर पर सेकेंड, यानी इसकी टोटल यूनिट क्या बन गई, केजी की पावर 1, मीटर की पावर 1 और सेकेंड की पावर -1। तो अगर मैं डायमेंशनल फार्मूला पूछूँ इसका तो आप बता सकते हो, बहुत इजी है। ठीक है, क्या करो, लिखो भाई ML/T, पावर लगाओ, केजी की पावर कितनी है 1, तो मास की पावर 1 हो गई, मीटर की पावर 1 है तो लेंथ की पावर 1, टाइम की पावर -1। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम का क्या हो गया, ML/T -1। ठीक है, चलो भैया अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, जिसकी डेफिनेशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताई थी। तो क्या होता है बेसिकली, उसका फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल टू होता है G m1 m2 अपॉन r²। ठीक है, प्रोपोर्शनल टू इसके और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस के। ठीक है, तो G क्या होता है, प्रोपोर्शनलिटी को हटा के हमने ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये लगा दिया है। तो अब इस पे जो बेस्ड होता है ना, मेंस को जेई वालों को क्या होता है ना कि ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, कूलॉम्स कांस्टेंट हो गया, परमिटिविटी हो गया, इन सब में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को क्या करते हैं, घुमा के पूछते हैं, इन्हीं सब के बारे में क्वेश्चंस वगैरह आते रहते हैं। तो हम यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, बेसिकली हमको फाइंड करना है यूनिट ऑफ जी। कर सकते हैं क्या, बताओ, एम है, एम है, एम है, आर है, एफ है। ठीक है, तो इन सब की यूनिट हमको पता है, तो हम जी की यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला दोनों निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी मुझे डायमेंशनल फार्मूला पूछेगा कि जी का डायमेंशनल फार्मूला बताओ, तो सबसे पहला काम मेरा होगा कि मैं जी की पहले क्या करूंगा, यूनिट निकालूंगा। अगर मैं यूनिट निकाल लेता हूँ, फंडामेंटल यूनिट्स के फॉर्म में उसको लिख देता हूँ, तो मैं डायमेंशनल फार्मूला बहुत आसानी से लिख सकता हूँ। चलो भाई करते हैं इसको, समझो भाई। तो यहाँ से मैं समझ लेता हूँ, देखो सिर्फ हम जी को एक तरफ रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें दूसरी तरफ भेजो भाई। चलो, तो r² को हमने भेजा तो इधर जाके इंटू हो गया, और अपॉन में आ गया m1 इंटू m2। ये किसके बराबर हो गया, कैपिटल जी के बराबर हो गया। अब चलो यूनिट रखना शुरू करो। तो फोर्स के लिए हमने अभी अभी देखा था यूनिट क्या होता है फोर्स का, केजी। तो यहाँ पे समझते हैं, चलो। तो जी के लिए जब हम यूनिट की बात करेंगे तो क्या हो गया, फोर्स की यूनिट क्या हो गई, अलग अलग से लिख लेते हैं। ठीक है, चलो, फोर्स की यूनिट हो जाती है केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, आर की यूनिट क्या हो जाती है, मीटर, और एम की यूनिट मास की यूनिट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है ये एम में और इस एम में। ठीक है, ये मीटर है और ये मास है, तो मास की यूनिट क्या हो गई, केजी हो गई। अब इन सबको हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो फोर्स की क्या हो गई, केजी इंटू मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर इंटू r² है, r² को हमने क्या लिख दिया, मीटर स्क्वायर, और डिवाइड में क्या आ गया हमारा m1 इंटू m2, यानी kg इंटू kg। ठीक है, ये क्या हो गई, जी की यूनिट हो गई। तो अब चलो भाई, जो भी कैंसिल हो रहा है, ये एक m कैंसिल हो गया, ये इधर से kg कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, kg ऊपर गया और m क्यूब हो गया और s ऊपर आ जाएगा। तो हमारे पास इसकी यूनिट क्या आ गई है, केजी इनवर्स, यानी केजी की पावर -1, अपॉन में था ऊपर जाके -1 हो गया, मीटर की पावर 3 और सेकेंड की पावर -2। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गई है, इसकी यूनिट आ चुकी है। यूनिट अगर आ गई तो आप डायमेंशनल फार्मूला बहुत आसानी से निकाल लोगे, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ जी क्या हो जाएगा, ये ML/T। ठीक है, तो m की पावर कितना है, -1, l की पावर 3 और टाइम की पावर -2। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को कभी घुमा देगा, कभी कुछ कर देगा, और बेसिकली यही सब चीज़ें पूछता है। ठीक है, चलो भैया और आगे बढ़ते हैं, और थोड़े से अच्छे एग्जाम्पल देखते हैं। चलो अब यहाँ पे हम बात करते हैं वर्क, एनर्जी और पावर की। तो तीनों की यूनिट को सबसे पहले समझते हैं, तीनों का हमको क्या निकालना है, डायमेंशनल फार्मूला। ठीक है, तो वर्क की डेफिनेशन क्या होती है, F.S। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट होता है, क्या होता है ये, वेक्टर में समझेंगे, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों, इसका फॉर्मूला कहाँ से आता है, ये सब चीज़ें हम वर्क, एनर्जी, पावर जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें स्पेसिफिकली इसी के बारे में बात करेंगे। तो आपको अभी सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ पे ध्यान देना है, यूनिट एंड डायमेंशंस पे। ठीक है, तो हम बात करते हैं वर्क की। अगर मैं यूनिट की बात करता हूँ, सॉरी ये तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, पहले हम यूनिट निकालते हैं। फोर्स की यूनिट क्या होती है,
केजी अभी हमने देखा था, मीटर और सेकेंड इनवर्स टू, ठीक है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एम इंटू ए, और ये क्या है, एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई, मीटर, ठीक है। तो ओवरऑल यूनिट क्या बन गई इसकी, केजी मीटर की पावर 2 सेकेंड की पावर क्या, -2, ठीक है। तो अब हम कह सकते हैं कि वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो क्या बन गया, m1 L2 और T -2, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम बात करते हैं किसकी, एनर्जी की। चलो भैया एनर्जी की बात कर लेते हैं। सबको पता है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कोई सी भी एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², ठीक है। तो हम क्या बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ यूनिट की बात करेंगे। तो m क्या होता है, मास, मास की यूनिट केजी। हाफ को हमने क्यों कंसीडर नहीं किया, क्योंकि ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसका यूनिट्स में कोई काम नहीं है, ठीक है। जब हम यूनिट की बात करेंगे तो सिर्फ यहाँ पे मास की यूनिट हमने लिख ली केजी, और वी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी का स्क्वायर है, ठीक है। तो इसकी यूनिट ओवरऑल क्या बन गई, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। तो अब हम डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एनर्जी इजीली लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। चलो ठीक है। तो अब यहाँ से देखो एक बहुत ही अच्छा सा फेनोमेना हमको देखने को मिला। हमने क्या, आपने यहाँ पे नोट किया है, वर्क की जो हमारी यूनिट है, या जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का है, वही सेम डायमेंशनल फॉर्मूला किसका आ रहा है, एनर्जी का भी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि अगर दो यूनिट्स का, अगर किन्हीं भी दो फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो फिजिकल क्वांटिटी भी सेम हो, ठीक है। मतलब सेम डायमेंशनल फॉर्मूला से बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती हैं, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, ठीक है। मतलब एक से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो सकता है, ठीक है। ये कंक्लूजन हमने यहीं पे देख लिया है, ठीक है। चलो भैया अगले वाले की बात करते हैं, किसकी, पावर की। तो उसके लिए मैं थोड़ा सा इसको खाली कर देता हूँ और फिर देखते हैं हम। तो बेसिकली पावर का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बता देता हूँ। पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एनर्जी अपॉन टाइम से हम उसको समझेंगे। तो पावर को हम पी से डिनोट करते हैं, ये होता है एनर्जी अपॉन टाइम, ठीक है। तो एनर्जी की यूनिट हमने अभी भी देखी क्या है, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू, डिवाइडेड बाय टाइम की यूनिट क्या हो गई, वापस से सेकेंड हो गई। तो ओवरऑल ये क्या बन गया, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -3। तो अब हम अगर डायमेंशनल फॉर्मूला में बोलता हूँ पी का, तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा m1 L2 और t की पावर -3, ठीक है। चलो भैया, तो ये बहुत क्या है, बेसिक से एग्जांपल्स है। आप जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस कर लोगे उतना ज़्यादा यूज टू हो जाओगे। तो हम ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी की बात करते हैं। चलो अब हम बात करते हैं टॉर्क की। क्या होता है, जब हम रोटेशन पढ़ेंगे तब समझेंगे टॉर्क को, ठीक है। ये क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। इसको ऐसे डिनोट करते हैं टाउ से, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू होता है आर क्रॉस एफ, ठीक है। आर यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एफ यानी फोर्स वेक्टर, ठीक। कुछ भी ध्यान देने की जरूरत नहीं है अभी। मैंने बोला अभी हमको इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ यूनिट एंड डायमेंशन की बात करनी है। तो अगर हम टॉर्क की यूनिट निकालने जाते हैं तो आर की क्या यूनिट हो गई, मीटर, इंटू एफ की क्या यूनिट हो गई, फोर्स की, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या हो गया, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड की पावर -2। कुछ चमका, बताओ बताओ क्या है ये। एनर्जी और वर्क की भी यूनिट क्या थी, सेम ही थी। मतलब टॉर्क का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम ही आने वाला है। तो टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, ये हो जाएगा m1 L2 T -2। तो कई बार क्या होता है मेंस में, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी डायरेक्ट आ चुके हैं, ठीक है, कि चार तीन ऑप्शन दे देगा कि इनमें से किसके किसके डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है या किसके किसके नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीजें अपने को ध्यान रखनी है वहाँ पे, सब बहुत यूज आता है, ठीक है।
तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज में हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला, जैसे कि वर्क एनर्जी एंड टॉर्क, ठीक है, फॉर एग्जांपल। चलो भैया अब वाला आगे समझते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। मैंने बोला ना जो भी ये अलग अलग कांस्टेंट होते हैं, यूनिवर्सल कांस्टेंट होते हैं, इनमें जेई वालों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो इसलिए हम सारे कांस्टेंट यहीं पे हैंड्स ऑन करके चलेंगे। तो हम प्लैंक्स कांस्टेंट की बात करते हैं, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल एच से, ठीक है। ये क्या होता है, आइंस्टाइन का वो जो एनर्जी का एक बहुत ही फेमस इक्वेशन सबने सुनी होगी, E इक्वल टू क्या, एच न्यू, ठीक है। तो यहाँ पे न्यू क्या होता है, न्यू को हम बोलते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इसकी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, न्यू इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन टाइम, ठीक है, 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। तो बेसिकली ये क्या है, 1 अपॉन टाइम है। तो एनर्जी की डेफिनेशन, एनर्जी की यूनिट हमने अभी देखी है, एनर्जी की हम सिर्फ क्या बात करेंगे, तो एच की यूनिट क्या हो जाएगी, एनर्जी की यूनिट अपॉन न्यू, एच इक्वल टू क्या होगा, ई अपॉन न्यू। तो ई की यूनिट क्या हो गई, के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 2 डिवाइडेड बाई सेकेंड इनवर्स 1। न्यू क्या है, न्यू होता है 1/t, यानी 1/सेकेंड, यानी सेकेंड की पावर क्या, -1। चलो भैया ये -1 ऊपर जाके क्या हो जाएगा, +1। तो -2 और +1 मिलके कितना हो गया, के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स 1, ठीक है। तो ये आ गई मेरे पास प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट। तो अब क्या हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, m1 L2 T -1, ठीक है। चलो अब आगे समझते हैं एक और ऐसी क्वांटिटी जो प्लैंक कांस्टेंट के बिल्कुल सिमिलर सी यूनिट देती है, डायमेंशन देती है, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं हम, जैसे कि मैंने बोला अभी अपने को सिर्फ क्या, जो मैं डेफिनेशन बता रहा हूँ ये भी क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एम आर क्रॉस वी, ठीक है। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो अभी हमको सिर्फ डायमेंशन की बात करनी है, यूनिट की बात करनी है। तो मास की यूनिट क्या हो गई, केजी, आर की क्या हो गई, मीटर, और वेलोसिटी की क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड, यानी ओवरऑल इसकी यूनिट क्या हो गई, यूनिट ऑफ एल क्या हो गई, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। यानी अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला की बात करूंगा तो एल का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास की पावर 1, लेंथ की पावर 2, और टाइम की पावर -1, यानी mL2t-1, ठीक है। तो देखो इसकी भी डेफिनेशन, अब देखो इसका यूनिट क्या आया, बिल्कुल अपने प्लैंक कांस्टेंट जैसा आया, mL2t-1। तो अब इस पे भी आ जाता है, ठीक है। तो ये हमको याद रखना है कि एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, एंगुलर मोमेंटम एंड प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। सॉरी, हैव सेम डायमेंशनल फार्मूला, ठीक है। चलो भैया ये समझ लिया हमने। अब एक आखिरी से समझ लेते हैं, कूलॉम्स लॉ, ठीक है। इस पे बेस्ड एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ स्पेस, इन सब पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कूलॉम्स लॉ क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, ये आपको 12th की फिजिक्स में देखने को मिलेगा, बट जो इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वो मैं बता देता हूँ। कूलॉम्स लॉ बेसिकली क्या डिफाइन करता है, किन्हीं भी दो चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है उसको बताता है, ठीक है। तो ये जो एफ होता है, सॉरी वेक्टर लगा दिया, ठीक है। तो जो कूलॉम फोर्स होता है वो क्या होता है, कूलॉम फोर्स होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। Q1 Q2 क्या होते हैं, चार्ज होते हैं, K क्या होता है, ये कूलॉम्स कांस्टेंट होता है, और R क्या होता है, इन चार्ज के बीच की डिस्टेंस होती है, ठीक है। तो अगर मुझसे बोले कोई कि K का डायमेंशनल फॉर्मूला बताओ, तो क्या हम बता सकते हैं, चलिए देखते हैं कैसे, ठीक है। तो
सबसे पहले हम बात करते हैं ये क्यू, चार्ज क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो क्यू होता है, क्यू की डेफिनेशन हमको जब तक क्यू की यूनिट नहीं पता है तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि फोर्स की यूनिट हमको पता है और आर की भी पता है। तो क्यू की हम पहले यूनिट निकालते हैं। तो क्यू बेसिकली करंट से डिफाइन होता है, ठीक है। तो आई इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपॉन टी, ठीक है। यानी चार्ज अपॉन टाइम को हम करंट से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो क्यू की डेफिनेशन यहाँ से क्या हो जाएगी, क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी। आई की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकेंड, ठीक है। तो क्यू का अगर हम डायमेंशनल फार्मूला की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए टी, ठीक है। ये हो गया ए की पावर वन, टी की पावर वन, बाकी सब जीरो जीरो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्यू का डायमेंशनल फार्मूला। अब हम निकाल सकते हैं क्या, प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं हम के की यूनिट क्या हो जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम के को एक तरफ रखते हैं, बाकी सारी चीज़ों को क्या करते हैं, दूसरी तरफ भेज देते हैं। तो इसको भेज दो, तो इसका फॉर्मूला क्या बन गया, एफ आर स्क्वायर अपॉन में आ गया ये क्यू वन एंड क्यू टू, ठीक है। यहाँ से आके इधर साइड ये अपॉन में आ गए, ये इधर इंटू हो गया। तो अब हम बात करते हैं के की यूनिट की, ठीक है। तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, फोर्स की यूनिट। जब फोर्स की बात होगी तो हर जगह सेम ही होगा, के जी मीटर इंटू सेकेंड इनवर्स टू, ठीक है, के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर है, तो आर की यूनिट क्या हो गई, मीटर और उसका स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में क्या आ गया, क्यू वन क्यू टू, यानी ए इंटू टी का होल स्क्वायर, ठीक है। चलो भैया अब समझते हैं क्या सीन हो रहा है यहाँ पे। अरे सॉरी सॉरी, ये मैंने डायमेंशन रख दिए हैं। तो एम्पियर सेकेंड, अभी फॉर द टाइम बीइंग इसको हम एम्पियर सेकेंड लिख लेते हैं, ठीक है। तो फॉर द टाइम बीइंग अभी हम इसको क्या लिखते हैं, एम्पियर सेकेंड, ठीक है। क्योंकि अभी हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ एम्पियर इंटू सेकेंड का स्क्वायर, ठीक है, क्यू वन इंटू क्यू टू, ठीक है। तो 2 एम्पियर सेकेंड आ गए हैं। तो यहाँ से आ गई हमारे पास के की यूनिट आ गई, देखो सेकेंड के जी इंटू मीटर, सेकेंड इनवर्स टू यहाँ पर है, और यहाँ पे जो पावर टू आएगी तो वो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी, ठीक है। तो मीटर का क्या हो गया, क्यूब हो गया, एक ये मीटर और एक ये मीटर स्क्वायर, तो मीटर क्यूब हो गया, के जी मीटर क्यूब। फिर हम लिख लेते हैं सेकेंड, -2 यहाँ पर है, और एक ये जब दो ऊपर जाएगा तो -2 ये बन जाएगा, तो सेकेंड की पावर -4, और एम्पियर की पावर क्या हो जाएगी, -2, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास, क्या आ गया, के की यूनिट आ गई। अब हम यहाँ से लिख सकते हैं क्या, के का डायमेंशनल फार्मूला, इजी, ठीक है। तो के का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, के जी के लिए मास एम, एल सेकेंड के लिए टी, और एम्पियर का क्या होता है, ए, ठीक है। एम की पावर वन, एल की पावर थ्री, टी की पावर -4 और ए की पावर -2, ठीक है। चलो भैया ये हो गया मेरा किसका, प्लैंक इसका कूलॉम्स कांस्टेंट की यूनिट हो गई। अब देखो, अब मैंने बात करी थी एक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो इसकी भी बात बहुत ज़्यादा होती है। तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम समझ लेते हैं एक बार बहुत जल्दी से, कि इसको कैसे करते हैं, ठीक है। चलो, तो अभी हमने देखा कि के की हमने यूनिट निकाली थी, के का डायमेंशन हमने क्या निकाला, m1 l3 टी की पावर -4 और ए की पावर -2, ठीक है। तो जो के होता है, इसी को ये किसके बराबर, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ठीक है। पूरा सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ने वाले हैं। इस एप्सिलॉन नॉट को हम क्या पढ़ते हैं, इस एप्सिलॉन नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। तो अब अगर हमसे कोई पूछे कि एप्सिलॉन नॉट का बताओ भाई क्या होता है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला, तो क्या करोगे, 1/4 पाई क्या है, टोटल कांस्टेंट है, तो ये तो कभी कुछ डिफरेंस डालेगा नहीं। तो एप्सिलॉन नॉट की जो भी क्या होगी, डायमेंशन होंगी, वो किसके होंगी, के ऑपोजिट वाली होंगी, ठीक है। यानी एप्सिलॉन नॉट किस पे डिपेंड करेगा, 1/k पे, ठीक है।
तो जो भी k की यूनिट्स है उसमें अगर पूरे में पावर -1 लगा देते हैं, यानी एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर है, k इनवर्स के बराबर। तो अगर k की पावर में हम -1 लगा देते हैं तो हमको एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशंस मिल जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर -4 था तो 4 हो गया, एम्पियर की पावर -2 थी तो 2 हो गई। ठीक है, चलो भाई ये हो गया हमारा जो आखिरी क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब जो बेसिक चीज़ें थी वो सारी हमने कवर कर ली हैं। अब हम सीधे आ जाते हैं किस पे, मेंस की 4-6 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। अगर आपको सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो हम एक दो चार एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया है हमारा लास्ट ईयर के 9 अप्रैल को जो स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ था, ठीक है, मेंस का, उसमें आया है। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड एनर्जी E इज h अपॉन √2 me। ठीक है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। बोला था ना मैंने, क्या होता है जेई वालों को ये साला ये कांस्टेंट वांस्टेंट से बहुत ज्यादा लगाव होता है। ठीक है, तो इस पे वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ये पूछते रहते हैं। ठीक है, तो वैसे तो हमको प्लैंक्स कांस्टेंट का E इक्वल टू एच न्यू से डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बट इन्होंने क्या किया है, डराने के लिए इतना सारा वेवलेंथ और ये सब करके फॉर्मूला वार्मूला ये सब दे दिया है। ठीक है, ताकि आप क्या हो जाओ, थोड़ा तो आपको डर लगे, है ना। तो सिर्फ क्या करते हैं, सिर्फ आपको इधर उधर वो करते हैं। तो वैसे तो हमको डायरेक्टली पता है एच का क्या हो जाएगा, ML2T-1। ठीक है, अभी अभी हमने सॉल्व किया है, तो आंसर तो हमारा यही आने वाला है। अब हम जो इन्होंने डिटेल दी है इसके थ्रू हम कर सकते हैं, एनर्जी का हमको पता है, इसको अपॉन में हम न्यू कर देंगे तो एच का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। बट जो इन्होंने डिटेल दे रखी है उसके थ्रू हम एक बार करके देखते हैं। ठीक है, तो इन्होंने बोला है डी ब्रॉगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद ये इज गिवन बाय ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, चलो भाई, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ, वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वेवलेंथ जो हमारी लैम्डा है वो किसके बराबर है, एच अपॉन √2m के बराबर है। ठीक है, चलो भैया, तो √2 me के बराबर है, तो हमको किसकी चाहिए, एच की यूनिट चाहिए। तो एच को एक साइड रखो, बाकी सबको क्या करो, दूसरे साइड भेज दो। तो यहाँ से एच की वैल्यू क्या आ गई, लैम्डा इंटू √2m ई। ठीक है, चलो भैया, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से m की यूनिट निकालते हैं। तो लैम्डा की यूनिट क्या हो गई, मीटर्स। ठीक है, मीटर की पावर 1 अंडर रूट में क्या हो गया 2, तो हम छोड़ देते हैं क्योंकि क्या कांस्टेंट है, हमको यहाँ पे सिर्फ किसकी बात करनी है, तो हम 2 को यहाँ पे छोड़ देंगे। और ये क्या है, m क्या है, ये मास है। ठीक है, तो मास की यूनिट क्या हो गई, kg हो गई। ठीक है, जब भी यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है तो ये स्मॉल m है। ठीक है, जब भी हम यूनिट्स की बात करते हैं तो जो ये स्मॉल m है और ये वाले स्मॉल m है, इसमें हमको कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये वाला m मीटर के लिए है और ये वाला m क्या है, मास के लिए होता है। ठीक है, तो जैसे ही हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे आके मास को केजी से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, मास की यूनिट हो गई केजी, हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनिट की बात कर रहे हैं। ठीक है, और एनर्जी की यूनिट क्या हो गई, ½ mv²। ठीक है, तो m इंटू वी स्क्वायर यानी के जी इंटू वी स्क्वायर यानी मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे के जी स्क्वायर और मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा। तो एच की यूनिट क्या हो गई, मीटर इंटू के जी और के जी मिलके के जी स्क्वायर, तो बाहर आके क्या बन गया, अंडर रूट के बाहर आके के जी बन गया। और मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर, तो बाहर आके ये क्या बन गया, मीटर अपॉन सेकेंड। तो ये देखो हमारे पास क्या मिल गया है, ये के जी मीटर स्क्वायर और सेकेंड की पावर -1। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये वाला। ठीक है, m1l2t-1। ठीक है, केजी के लिए क्या, m1l2 और t-1। चलो ठीक है, क्लियर है, कोई इशू, बहुत आसान है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। और ऐसे ही मतलब ये क्या है, ये बेसिकली तो मैंने अभी समझाने के लिए इतना लंबा कर दिया, बट आपको अगर उस टाइम पे अगर ये क्वेश्चन करना, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो क्वेश्चन देखा नहीं कि तुरंत टिक हो गया। ठीक है, ऐसे वाले सवाल है, ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं, हमारे दूसरे क्वेश्चंस के लिए टाइम सेव करते हैं। ठीक है, तो इनको हमको बिल्कुल देख के टिक करना होता है। इतनी बार हम एनर्जी 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 पढ़ लेंगे कि प्लैंक्स कांस्टेंट और एनर्जी अपॉन टाइम है। ठीक है, तो वहां से एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी से सीधा प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट आ जाती है। चलो भैया, और एग्जांपल्स देखते हैं, कितना लेवल तक जा सकते हैं भैया।
चलो भैया और समझते हैं। देखो अगला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ लेटेंट हीट, बताओ। लेटेंट हीट का सीधा सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला पता है, पूछ लिया है, ठीक है। और अगर आपको लेटेंट हीट का फॉर्मूला पता है तो बहुत आसान है, एक लाइन का इसका आंसर है, ठीक है। लेटेंट हीट क्या होता है उसके लिए आपको थर्मोडायनेमिक्स में पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। बेसिकली मैं बता देता हूँ, लेटेंट हीट बेसिकली क्या होती है। लेटेंट हीट इज अ हीट एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग द द चेंज ऑफ इट्स फेज, ठीक है। जब जब भी कोई फिजिकल सब्सटेंस जो होता है अपनी फेज चेंज करता है तो उस टाइम पे जो भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होती है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है कि क्यू इक्वल टू एम इंटू एल, ठीक है। जो एल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट, ठीक है। तो एल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एम, ठीक है। तो क्यू क्या होता है, क्यू हमारी क्या होती है, हीट। हीट क्या है, एनर्जी। तो एनर्जी की यूनिट क्या हो गई, एनर्जी की यूनिट क्या होगी, के जी, बोलो बोलो, हाफ एम वी स्क्वायर के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स टू, डिवाइडेड बाई ये क्या है, क्यू अपॉन एम यानी मास यानी के जी। तो के जी से के जी कट गया, तो एल का फॉर्मूला क्या आ गया, एम टू एस माइनस टू। तो अगर मैं एल का डायमेंशन पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, ये किसमें दिया है, एम एल टी में दिया है तो एम एल टी लिख दो भाई। एम है क्या, कोई केजी का टर्म दिख रहा है, ग्राम किलोग्राम, जीरो हो गया एम, एल की पावर टू, टी की पावर माइनस टू, ठीक है। तो सारी मेंस के क्वेश्चन है, बताओ ऐसे ऐसे आ रहे हैं, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, एम एल टू टी माइनस टू, ठीक है। चलो भैया अगला देखते हैं, फिर बढ़ो, देखो आ गया, अब देखो ये आया, अब साइलेंट नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, अभी अभी किया था इसको, ठीक है। फिर देखो चिपका दिया इसने। तो if epsilon naught is the permittivity of free space and E is the electric field, then epsilon naught into E square has the dimensions, ठीक है। बहुत इजी है, परमिटिविटी का अभी आपने देखा है क्या होता है, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। जब इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। बेसिकली मैं बता देता हूँ, ये होता है इलेक्ट्रिक फोर्स डिवाइडेड बाई चार्ज, ठीक है। तो जो फोर्स अपॉन क्यू, एफ अपॉन क्यू होता है वो होता है ई। तो यहाँ से आ जाएगा क्या, ई की डेफिनेशन या ई की डायमेंशन आ जाएंगी, तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन इंटू ई की डायमेंशन, दोनों को इंटू कर देना है, आंसर आ जाएगा। एक बार करके देख लेते हैं, फोर्स की क्या हो गई है, फोर्स का हो गया के जी, या अगर मैं डायरेक्ट डायमेंशंस लिख दूं तो कोई दिक्कत, अब तो हम लिख सकते हैं। फोर्स का हो गया अपना क्या, एम एल टी माइनस टू, डिवाइडेड बाई चार्ज का क्या हो गया, ए इंटू टी, ठीक है। तो इसकी यूनिट क्या बन गई, देखो एक टी और इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये बन गई इसकी यूनिट एम एल टी माइनस थ्री और ए माइनस वन, ठीक है। चलो भैया, तो अब हमको क्या करना है, एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट के लिए हमने अभी अभी क्या किया था, ठीक है। तो अभी अभी हमने यहाँ पे देखा था, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हमारी क्या हो जाती है, चलो भाई अब हम समझते हैं यहाँ पे कि एप्सिलॉन नॉट का यूनिट हमने यहाँ पे देख लिया, एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए टू, ठीक है। तो एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए टू। चलो भैया अब समझते हैं हम इसको यहाँ पे अपने, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट हो जाएगी क्या, एम माइनस वन एल माइनस थ्री टी फोर ए टू, ठीक है। तो हमको करना है एप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर, तो ये हो गया एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें क्या कर दो, इंटू ई स्क्वायर कर दो, यानी एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। चलो भैया, तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया m माइनस वन और प्लस टू, तो ये हो गया m l माइनस थ्री, और यहाँ से क्या आ गया, l फोर आ गया, तो l कितना हो गया, वन, t फोर और t माइनस सिक्स, तो यहाँ से क्या आ गया, t माइनस टू, a प्लस टू, a माइनस टू से तो क्या हो गया, a की पावर जीरो, m l वन t माइनस टू, ठीक है। तो m l वन t माइनस टू, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलो भैया, चलो तो ये सवाल हो गया। अब हम थोड़ा सा एक और पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमने देख लिया कि डायमेंशनल फार्मूला कैसे निकालते हैं और उसका यूज़ क्या होता है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डायमेंशंस, ठीक है। तो हम इनका यूज़ कहाँ करते हैं, ये जो हमने डायमेंशनल फार्मूला निकालना सीखा है अभी अभी, उसका हम यूज़ कैसे कैसे और कहाँ कहाँ होता है, ठीक है।
तो यूजेस ऑफ डायमेंशंस पढ़ते हैं। तो पहला जो इसका पर्टिकुलर यूज होता है वो क्या चीज़ चेक करने के लिए होता है, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर इक्वेशन को चेक करने के लिए वेदर इट इज करेक्ट और नॉट करेक्ट, ठीक है। तो अगर कोई एक इक्वेशन लिखी हुई है तो उसके हर एक टर्म की डायमेंशंस क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी वो इक्वेशन करेक्ट होती है, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ ऑल टर्म्स इन एन इक्वेशन मस्ट बी आइडेंटिकल। कैसे? फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि अच्छा, इक्वेशन ऑफ मोशन सबने नाइन्थ में पढ़ा है, थोड़ा थोड़ा याद होगा, नहीं याद होगा तो हम आगे कवर करने वाले हैं। तो चलो, जिनको पता है वो बता दो एक बार कि सेकंड इक्वेशन क्या होती है। एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, ठीक है। क्या होती है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें क्या देखो, तीन टर्म्स हैं इक्वल के, एक एल एच एस में है और दो टर्म आर एच एस में है। तो हर एक पर्टिकुलर टर्म की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, मीन्स सबका डायमेंशन सेम होना चाहिए, ठीक है। इसका 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 जैसे दो चीजें क्या हो रही हैं, प्लस हो रही हैं, तो अगर कोई दो चीजें प्लस हो रही हैं तो वो क्या होगा, जब सेम यूनिट होगा तभी प्लस होगा। मीन्स मतलब क्या हुआ कि मैं 2 ग्राम को 2 किलोमीटर से प्लस नहीं कर सकता। 2 ग्राम या 5 ग्राम 10 ग्राम, मतलब ग्राम ग्राम के साथ ही प्लस होगा, ठीक है। तो अगर हम किन्हीं भी दो चीजों का एडिशन करते हैं तो जब वो आइडेंटिकल या आइडेंटिकल डायमेंशन वाली होंगी तभी वो चीजें प्लस होंगी, ठीक है। आइडेंटिकल यूनिट होगी तभी चीजें प्लस होंगी। चलो भैया, अब ये समझ लेते हैं। तो हम देखते हैं अब इसमें होमोजेनिटी कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो अब इधर देखो, एलएचएस में देख लो, एस लिखा हुआ है, एस का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट है तो मतलब क्या है, लेंथ है, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल एल, ठीक है। अगर इसका कैपिटल एल है तो सारे टर्म्स का ओवरऑल डायमेंशन क्या होना चाहिए, कैपिटल एल ही होना चाहिए। चेक करते हैं यूटी का डायमेंशन क्या होता है, यूटी, यू क्या होता है, मेरी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी की डायमेंशन क्या हो गई, मीटर पर सेकेंड, यूनिट हो गई। तो पहले यूनिट चेक कर लेते हैं, चलो, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर टाइम का क्या हो गया, इनटू टाइम की यूनिट क्या हो गई, सेकेंड। तो ये देखो, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ मीटर। तो यूनिट अगर मीटर हुई तो डायमेंशंस क्या हो गई इसकी, कैपिटल एल, ठीक है। ये वाले टर्म का चेक करो, हाफ एटी स्क्वायर, हाफ तो क्या है, न्यूमेरिक वैल्यू है तो कोई मतलब नहीं है इसका। अब देखते हैं ए क्या होता है, एसिलरेशन, एसिलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, इंटू हाफ ए इंटू टी स्क्वायर, टी क्या होता है, टाइम, टाइम का स्क्वायर मीन्स यूनिट सेकेंड स्क्वायर। तो ये देखो, सेकेंड स्क्वायर से सेकेंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या यूनिट आ गई, मीटर। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया, इसका भी क्या बन गया, कैपिटल एल, ठीक है। तो इससे क्या हम चेक कर सकते हैं, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो हर इक्वेशन के हर एक टर्म की जो डायमेंशंस होनी चाहिए वो आइडेंटिकल होनी चाहिए, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। चलो भैया, अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि जैसे किसी ने बोल दिया कि फॉर एग्जांपल ले लो कि मुझे एक फार्मूला दिया है, ठीक है। ये आप अपने से भी ट्राई कर सकते हैं। फार्मूला दिया है, स्मॉल टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एम डिवाइडेड बाय एफ अपॉन एक्स, ठीक है। तो इसका बोल दिया कि चेक वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। सिर्फ इतना बोल दिया हमको, चेक वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट। क्या करोगे आप, कैसे चेक करोगे, अभी तो हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, डायमेंशंस ही पढ़ा है। चलो, नए पेज में लिख लेते हैं, एग्जाम्पल, चेक वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। एफ अपॉन, सॉरी, एम अपॉन, चलो, तो फॉर्मूला क्या है अपना, एम डिवाइडेड बाई एफ अपॉन एक्स, ठीक है। वेदर, चेक वेदर दिस फॉर्मूला इज करेक्ट और नॉट, ठीक है। ये हमको चेक करना है, तो कैसे चेक करेंगे, इधर का डायमेंशंस क्या हो गया बताओ, इधर का हो गया कैपिटल टी, ठीक है। तो अगर इधर का कैपिटल टी है तो इधर भी क्या, सिर्फ कैपिटल टी आना चाहिए, बाकी सारी चीज़ें कैंसिल आउट होनी चाहिए। चलो चेक करते हैं, सिर्फ हम यूनिट निकालेंगे, ठीक है। तो यूनिट की बात करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है, कांस्टेंट है वो, ठीक है। ये एम की यूनिट क्या हो गई, केजी हो गई। फोर्स की यूनिट क्या हो गई, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, केजी मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर। और डिवाइड में क्या है, एक्स है, तो अगर ये एक्स डिवाइड में है तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इधर जाके इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं इंटू लिख देता हूँ क्या, मीटर,
ठीक है। ये जब हम डायमेंशंस लिखते हैं तो m का मतलब मीटर, जब हम नॉर्मल फार्मूला वगैरह लिखते हैं तो स्मॉल m किसके लिए यूज होता है, मास के लिए, ठीक है। इसमें अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ को बहुत एकदम क्लियर रखना है, ठीक है। चलो भैया देखो, तो ये मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, केजी से केजी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 1 अपॉन, इधर अपॉन में सेकेंड स्क्वायर है तो ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट ऑफ सेकेंड स्क्वायर, मीन्स क्या बन गया, ये सिर्फ सेकेंड, सेकेंड का डायमेंशन क्या हो गया, सेकेंड क्या होता है, टाइम, तो इधर भी क्या आ गया, टी, ठीक है, इधर भी टी था, इधर भी टी आ गया, दैट मीन्स द इक्वेशन इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे ही बिल्कुल बहुत छोटे छोटे से एग्जाम्पल होते हैं, और ये डायरेक्ट क्या होता है, इस पे डायरेक्ट इन कॉन्सेप्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जब हम क्वेश्चन अभी हमने किए हैं और जब हम आगे करेंगे तो भी हम चीज़ें देखेंगे कि सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट पे सीधा क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। चलो भैया, तो हमने पढ़ लिया, पहला यूज क्या हो गया, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन, ठीक है, इन एन इक्वेशन। सेकेंड कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो इसमें यूनिट के कन्वर्जन में भी इसका बहुत ज़्यादा यूज आता है, कैसे, जैसे सीजीएस सिस्टम से एमकेएस में, एसआई से एमकेएस में, एसआई से सीजीएस में, तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर बात करते हैं। एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एसआई यूनिट में, ठीक है, प्रेशर का, प्रेशर की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, पास्कल, ठीक है। वैसे तो क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया होता है ये, ठीक है। तो कुछ एक इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है, पास्कल हम यूनिट क्यों बोलते हैं, कि जो भी इसकी डिस्कवरी करी थी वो पास्कल ने करी थी, तो उस साइंटिस्ट के नाम पे हम इसको एज अ ट्रिब्यूट इसकी यूनिट हम पास्कल बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो अब बोल दिया कि एसआई यूनिट अगर पास्कल है तो इसको बताओ सीजीएस यूनिट में ये कितना होगा, ठीक है। तो हम समझते हैं सबसे पहले प्रेशर होता क्या चीज़ है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो सबसे पहले हम फोर्स की यूनिट देखते हैं, ठीक है। फोर्स की यूनिट क्या होती है, केजी, मीटर, और सेकेंड डिवाइड में सेकेंड स्क्वायर, और होल डिवाइड एरिया के लिए क्या हो गया, मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट क्या हो गई, केजी की पावर 1, मीटर ऊपर जाके क्या हो गया, इधर m है, इधर डिवाइड में m स्क्वायर है, तो ऊपर जाके क्या बन जाएगा, ये वाला हो जाएगा m की पावर -2, -2 + 1। चलो मैं लिख देता हूँ, के जी इंटू मीटर इंटू, इसको लिख दिया मैंने सेकेंड की पावर -2, और ये वाला ऊपर जाके क्या बन गया, मीटर की पावर -2। तो ओवरऑल यूनिट क्या बन गई मेरी, के जी की पावर 1, मीटर की पावर -1, एंड सेकेंड की पावर -2। इसी को हम क्या बोलते हैं, पास्कल बोलते हैं, ठीक है। तो चलो भैया, 1 पास्कल, 1 पास्कल में कितना क्या क्या हो गया, ये हो गया 1 पास्कल इक्वल टू कितना हो गया, 1 kg की पावर 1, ठीक है, इंटू 1 मीटर की पावर -1, और 1 सेकेंड की पावर -2, ठीक है। 1 1 क्यों लिखा मैंने, अभी समझते हैं इसको। अब हमको क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है किसमें, सीजीएस में, ठीक है। तो सीजीएस में, ठीक है, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, कन्वर्ट दिस इन सीजीएस, ठीक है। तो अब सीजीएस के लिए क्या होता है, सी यानी सेंटीमीटर, जी मीन्स ग्राम, एस मीन्स सेकेंड। तो इस किलोग्राम को मैं क्या कर देता हूँ, 1 kg इक्वल टू कितने ग्राम्स होता है, वो इसकी जगह रिप्लेस कर देता हूँ मैं। चलो भैया, तो 1 kg में 1000 ग्राम्स, ठीक है, 1000 ग्राम्स की पावर 1, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर्स की पावर -1, और सेकेंड तो सेकेंड ही होता है, उसमें भी सीजीएस में भी सेकेंड ही होता है, ठीक है। तो -2, ठीक है। तो ये क्या बन गया, यहाँ से 1000 बाहर निकला, यहाँ से 10 टू दी पावर -2, या ऐसे लिख देते हैं इसको, 10 टू दी पावर 3 ग्राम्स इंटू 10 टू दी पावर -2 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड की पावर -2, ठीक है। तो सारे यूनिट्स जो भी मैग्नीट्यूड्स हैं इसको आगे कर लो, तो क्या बन गया, 10 टू दी पावर 3 इंटू -2, तो ये हो गया 10 ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड की पावर -2, ठीक है। तो ये कितना था, 1 पास्कल, ठीक है। तो 1 पास्कल किसके बराबर हो गया, 10 टाइम्स ऑफ सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको कन्वर्जन करते हैं इसको, ठीक है। तो एक से दूसरे में कन्वर्ट करना बहुत आसान है,
सिंपल उसका एसआई में लिख लो और फिर जिस सिस्टम में हमको कन्वर्ट करना है उस सिस्टम में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, चलो भैया, ये एक दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। फिर तीसरा यूज हम इसका देखते हैं, कहाँ यूज करते हैं इसको हम। इसको यूज करते हैं हम तीसरा, रिलेशंस अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करो कि रिलेशंस अमंग फिजिकल क्वांटिटीज हम बहुत ही एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ इसको भी समझेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेने से क्या होता है, हैंड्स ऑन हो जाता है। ऐसे पढ़ा देने से तो ठीक है, वो उस कॉन्सेप्ट आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही आपने उस पर बेस्ड एक एग्जाम्पल कर लिया तो आपको बहुत आसान सा लगने लगता है फिर वो कि अच्छा हाँ इसमें ये चीज़ करनी होती है। ठीक है, तो रिलेशन अमंग फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे किसी ने बता दिया भाई कि चलो मैं एक ऐसा कुछ डिफाइन कर रहा हूँ कि जो मेरी स्मॉल टी है यानी टाइम है, उसको मैं टाइम को डिफाइन कर रहा हूँ के इंटू, ठीक है, एल टू द पावर ए, एम टू द पावर बी एंड जी टू द पावर सी। ठीक है, यहाँ पे के एल एम और जी क्या है, के कोई एक डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। ठीक है, के क्या है, डायमेंशन, सॉरी, ठीक है, के क्या है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। डायमेंशनलेस कांस्टेंट, ठीक है, मीन्स क्या है, एक कोई नंबर है। ठीक है, नंबर है मतलब उसका डायमेंशन से कुछ भी मतलब नहीं है। एल क्या है, मेरी यूजुअल मीनिंग है एल का लेंथ। ठीक है, स्मॉल एम क्या है मेरा, मास। ठीक है, और जी क्या है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो भैया, तो अब हमको बताना है ए बी और सी की क्या वैल्यूज होगी। कैसे करते हैं, बिल्कुल दोनों साइड के, अभी हमने पहला जो हमने पढ़ा था, पहला रूल हमारा क्या था, होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस इन एन इक्वेशन। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, दिस इक्वल टू दिस, तो इसमें क्या होना चाहिए, डायमेंशन दोनों साइड की इक्वल होनी चाहिए। स्मॉल टी मेरा क्या है, टाइम है। ठीक है, तो अगर इधर की डायमेंशंस क्या है, कैपिटल टी है, तो इधर का भी ओवरऑल डायमेंशंस कैपिटल टी होना चाहिए, सारा इंटू इंटू होके। चलो भैया, तो एल क्या चीज़ है, सबके डायमेंशंस लिख देते हैं हम। ठीक है, कैपिटल टी, दिस हो जाएगा, के को छोड़ देंगे, डायमेंशंस की बात कर रहे हैं हम, तो एल हो जाएगा मेरा क्या, लेंथ की पावर ए। ठीक है, या अपना बेसिक नोटेशन भी चलते हैं, बिल्कुल भी कंफ्यूज करने वाला चीज़ हमको कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हो गया एल की पावर ए। ठीक है, एम क्या हो गया, मास यानी एम की पावर बी। ठीक है, जी क्या हो गया, एसिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एसिलरेशन की हमको पता है क्या होती है, एल टी माइनस मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यानी एल टी माइनस टू। ठीक है, इसकी होल पावर क्या है, सी। ठीक है, तो सी, एल की पावर सी और टी की पावर माइनस टू सी। चलो भैया, तो अब ओवरऑल लिख लेते हैं इसको, एल की टोटल पावर कितनी हो गई, ए है इधर, प्लस इधर से सी आएगा। ठीक है, तो ए प्लस सी। ठीक है, एम की पावर कितनी हो गई, सिर्फ बी है, और टी की पावर कितनी हो गई, माइनस ऑफ टू सी। ठीक है, ये मेरा ओवरऑल डायमेंशन हो गया। अब देखो इधर में क्या, कौन सा टर्म है, इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, टी जो लिखा हुआ है इसको हम एम एल टी के फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, तो कंपेयर करना और आसान होगा। ठीक है, सिर्फ टी है मतलब एम की पावर ज़ीरो, एल की पावर ज़ीरो और टी की पावर कितनी है, वन। ठीक है, चलो भैया, एम की पावर इधर ज़ीरो, तो इधर जो भी एम की पावर है ओवरऑल ज़ीरो होना चाहिए, यानी ज़ीरो इक्वल टू बी। यहाँ से मेरी क्या आ गई, बी की वैल्यू आ गई। ठीक है, एल की पावर ज़ीरो मीन्स ज़ीरो इक्वल टू ए प्लस सी। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग पावर ऑफ एल। ठीक है, लेंथ की पावर कंपेयर करने से आ गया, तो यहाँ से आ गया ए इक्वल टू माइनस ऑफ सी। ठीक है, अब तीसरा वाला चेक करते हैं, टी इक्वल टू, टी की पावर वन इक्वल टू टी की पावर माइनस टू सी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी मेरी, वन इक्वल टू माइनस ऑफ टू सी, तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, माइनस हाफ। अगर सी की वैल्यू माइनस हाफ है तो ए की वैल्यू, और इससे क्या निकाल लिया, ए की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। ठीक है, तो जो मेरा ओवरऑल कंप्लीट एक्सप्रेशन बनेगा वो क्या बनेगा, सबकी वैल्यू रख दो भाई, तो टी इक्वल टू मेरा बन जाएगा के
एल की पावर यानी ए है तो ए की वैल्यू क्या हो गई हाफ, यानी एल की पावर हाफ, एम की पावर 0 यानी एम गायब हो गया, और जी की पावर सी यानी जी की पावर माइनस हाफ। यानी बेसिकली इसको हम अगर और सिंप्लीफाइड वे में लिखना चाहें तो कैसे लिख देंगे, टी इक्वल टू के टाइम्स अंडर रूट ऑफ एल बाय जी। ठीक है, चलो भैया, तो ये हो गया बेसिक से हमारे रिलेशंस हो गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इस पे बेस्ड कुछ, तो अब इस पे बेस्ड कुछ हम क्वेश्चंस करते हैं, देखते हैं। तो ये हमारा 2024 का क्वेश्चन है लास्ट ईयर के, तो अभी तक हम जितने भी कर रहे हैं हमारे 2024 के ही क्वेश्चंस खत्म नहीं हो रहे हैं। इससे आप एक वॉल्यूम का आइडिया लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर टॉपिक से आते हैं। बहुत ईजी है और बहुत आसान क्वेश्चंस आते हैं, तो हम समझते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चंस रीड आउट करते हैं। What is the dimensional formula of AB minus 1 in the equation P plus A by V square V minus B equal to RT where letters have their usual meanings? ठीक है, तो लेटर्स का यूजुअल मीनिंग इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारे पास P लिखा हुआ है इसका क्या है, ये किसको डिनोट कर रहा है, ये प्रेशर है। ठीक है, और A बाई वी स्क्वायर में V क्या है, जो भी यहाँ है वही है, और V का यूजुअल मीनिंग क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, T क्या है हमारा टेम्परेचर, और R क्या है गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक इक्वेशन लिखी हुई है, और इक्वेशन में हमको क्या, देखो देखो अब इसके एक एक ब्रैकेट में देखो कि दो चीज़ें सब्ट्रैक्ट, एक में सब्ट्रैक्ट हो रही है, एक में ऐड हो रही है। ठीक है, तो जो अगर कोई भी टर्म, दो टर्म सब्ट्रैक्ट या ऐड होते हैं तो उन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। ठीक है, मीन्स जो v का डायमेंशन होगा वही हमारे b के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास b का डायमेंशन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। ठीक है, डायमेंशन ऑफ v, और v किस में होता है, वॉल्यूम। वॉल्यूम को हम क्या लिखते हैं, लेंथ क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो गया हमारा एल क्यूब, तो b की डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई डायरेक्टली, एल क्यूब। हमको निकालना क्या है, ए बी माइनस 1। ठीक है, तो अब हमको ए के निकालना है, तो ये वाले टर्म पे आते हैं हम। देखो इसमें क्या लिखा है, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर, मीन्स जो p की डायमेंशन होंगी वही ए बाई वी स्क्वायर की होनी चाहिए। चलो भैया, तो देखते हैं p का जो भी होगा वो डायमेंशन वो किसके बराबर होगा, a बाई वी स्क्वायर के। तो p की डायमेंशंस क्या होती हैं, p होता क्या है, प्रेशर। इसको कैसे लिखते हैं हम, फोर्स अपॉन एरिया से लिखते हैं। ठीक है, और a बाई वॉल्यूम क्या हो जाता है, एल क्यूब, लेंथ का क्यूब, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, v का स्क्वायर है। चलो, तो फोर्स का हम डायरेक्ट डायमेंशन लिख देते हैं, एम ए, यानी एम एल टी माइनस 2, ये हो गया फोर्स का। एरिया का क्या हो गया, एल टू ए स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर एरिया होता है। ठीक है, तो ये हमारे किसके बराबर हो गया, ए की डायमेंशन डिवाइडेड बाई एल क्यूब की पावर 2, तो ये कितना हो गया, एल की पावर 6। तो यहाँ से एक एल स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ पे पावर कितनी आ गई, 4 आ गई। चलो, तो ये हमारे पास ओवरऑल कितना मिल गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए की डायमेंशंस इज इक्वल टू एम, ये एल की पावर 4 इधर जाके इंटू हुआ तो कितना बन गया, एल की पावर 5, और क्या है, टी की पावर माइनस 1। ठीक है, तो ये हो गई हमारी ए की डायमेंशंस। चलो भैया, अब ए बी माइनस 1 निकाल लो, ए बी माइनस 1 निकाल लेते हैं। ए बी माइनस 1, तो ये हो जाएगा, ए की डायमेंशंस है हमारे पास एम एल की पावर 5 और टी माइनस 2। ठीक है, और बी की डायमेंशंस क्या हैं, एल क्यूब, और इसकी पावर कितनी है, -1। तो ये कितना हो जाएगा, एल की पावर -3 हो जाएगा ये, और -3 + 5 तो कितना बचेगा, एल की पावर 2 और टी की पावर -2। बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही रहेंगी, सिर्फ एल वाला चेंज हो जाएगा। तो आंसर कौन सा आ गया हमारा, डी ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ईजी और बहुत आसानी तरीके से हो गया। चलो भैया, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव इज दिस विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ये वाला पॉइंट नॉट करेक्ट वाला ध्यान से देखना। चलो, अब एक बेकार सी गंदी सी इक्वेशन लिखी हुई है, तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक हमेशा एक बात ध्यान रखेंगे, जब कभी भी क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज होता है, तो उनका जो भी आर्ग्यूमेंट होता है वो हमेशा कैसा होता है, डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, तो इसके अंदर की ये वाली जो चीज़ है डायमेंशन लेस होनी चाहिए, मीन्स। तो पहले इसको देखते हैं, 2 पाई
एन टी डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये मेरा डायमेंशन लेस होना चाहिए, ठीक है, डायमेंशन लेस होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऊपर वाली फिजिकल क्वांटिटी की जो यूनिट है वही यूनिट मेरी नीचे वाली फिजिकल क्वांटिटी की होनी चाहिए। और लेमडा की यूनिट हमको पता है, लेमडा क्या होता है, लेंथ होती है बेसिकली। तो 2 पाई एन टी की जो यूनिट होगी वही इसकी होनी चाहिए। तो डायमेंशंस ऑफ एन टी शुड बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ लेमडा। 2 पाई को हमने एक्सक्लूड कर दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, तो डायमेंशन में इसका कोई रोल नहीं होगा। और लैम्डा की डायमेंशन क्या हो गई, एल हो गई। तो एन टी की डायमेंशन, द डायमेंशन ऑफ एन टी इज एल। तो ये ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट है। बट हमको क्या कैसा चाहिए, नॉट करेक्ट वाला चाहिए। चलो भैया, अब एन टी की आ गई डायमेंशन, अब अगले वाले में डायमेंशन ऑफ एन पूछा है, तो अब इधर एन को रखो, टी को भी इधर भेज दो। तो डायमेंशन ऑफ एन ये क्या हो जाएगा, ये तो ऊपर एल है ही, और डिवाइड में क्या आ गया, टाइम। टाइम को कैसे लिखते हैं, कैपिटल टी से, तो ये आ जाएगा एल टी माइनस वन, ठीक है। तो क्या दिया है, एल टी माइनस वन, मतलब ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। सी ऑप्शन पे चेक करते हैं, देखो अब ये वाले पे आ जाते हैं एक्स के लिए। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2 पाई एक्स बाई लैम्डा, ये भी कैसा होना चाहिए, डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो जो भी मेरी 2 पाई एक्स की डायमेंशन होगी वो भी किसके बराबर होनी चाहिए, लैम्डा की, ठीक है। तो 2 पाई तो एक्सक्लूड हो जाएगा अगर हम डायमेंशन की बात करेंगे। तो एक्स की डायमेंशन हमारे पास क्या आ गई, डायमेंशन ऑफ लैम्डा, और ये क्या होता है, एल, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ये वाला हमारा नॉट करेक्ट होना चाहिए और यही आंसर होगा। चलो एक बार चेक कर लेते हैं, इसमें क्या पूछा है, एन बाई लेमडा की डायमेंशन पूछा है। तो एन बाई लेमडा, एन की हमने निकाली क्या, एल टी माइनस वन, ठीक है, एल टी माइनस वन डिवाइडेड बाई लेमडा की क्या है, लेमडा की तो एल है। तो ओवरऑल क्या आ गई, टी माइनस वन आ गई, ठीक है। यहाँ पे दिया क्या है, टी दिया है, ठीक है। अगर टी माइनस वन होता तो ये वाला भी करेक्ट होता। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, डी ऑप्शन। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, ये एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस डिटरमाइन विच वन इज करेक्ट वेयर टी इज टाइम पीरियड, कैपिटल जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इज मास, आर इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट। चलो भैया, तो ये बता दिया कि इनका इनका ये मतलब है। और हमको क्या चेक करना है, होमोजेनिटी ऑफ इक्वेशन। तो जो भी एल एच एस में डायमेंशन है वही आर एच एस में डायमेंशन होनी चाहिए, यही हमारी होमोजेनिटी इक्वेशन कहती है, ठीक है। मतलब टी स्क्वायर का डायमेंशन इसके बराबर होना चाहिए, और टी स्क्वायर का डायमेंशन क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्क्वायर का हो जाएगा। ये टाइम पीरियड है, ठीक है। तो टाइम किस में होता है, टाइम को हम डिनोट करते हैं डायमेंशन में टी से, कैपिटल टी से। तो एल एच एस की हमारी आ गई है ये डायमेंशन, ठीक है। अब हमको आर एच एस में देखना है, ठीक है। तो आर एच एस में शुरू करते हैं ए ऑप्शन से। चलो भैया, ए ऑप्शन में क्या दिया है, 4 पाई स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई कैपिटल जी इंटू एम स्क्वायर, वेयर एम इज मास, जी इज ग्रेविटेशनल और आर इज रेडियस, ठीक है। तो अब हम अगर डायमेंशंस की बात करते हैं तो 4 पाई को इग्नोर करेंगे, और आर की डायमेंशंस क्या हो गई, कैपिटल एल। कैपिटल जी की डायमेंशंस क्या होती हैं, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू। अभी अभी हमने सॉल्व किया है, अगर किसी को दिक्कत होती है तो हम कैसे निकाले थे इसका, हमने वो चीज़ याद रखना है, जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। हमने यहाँ से कैपिटल जी की डायमेंशंस निकाली थी और हमको क्या मिली थी, डायमेंशंस। चलो एक बार मैं दिखा देता हूँ, ये देखो एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी कांस्टेंट होते हैं, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया, तो इन सब के डायमेंशन हमको याद होनी चाहिए। अगर नहीं याद है तो हम निकाल तो सकते हैं, ठीक है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। अगर हमको कभी भूल जाता है तो हम उसको ऑन द स्पॉट कैसे निकालते हैं, बस हमको वो एक प्रोसेस याद रखना है और उसको हम तुरंत निकाल लेंगे। बट अगर हमको याद रहेगा तो हम क्वेश्चन ज़्यादा जल्दी से कर पाएंगे। अगर नहीं याद है उस तो भी हमारा क्वेश्चन नहीं छूटेगा हमसे, वो भी हो जाएगा, ठीक। चलो, तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत आसान सी चीज़ें हैं। चलो भैया, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या आएगा, सारा कुछ ऊपर ले जाओ, सारी यूनिट्स ऊपर ले जाओ और एक जनरल फॉर्म लिखो। तो m माइनस वन ऊपर जाके, अच्छा सॉरी, अभी इसमें क्या चीज़ एक ऐड करना है, ये तो हमने g की डायमेंशन लिखी और अभी एम स्क्वायर बचा हुआ है, तो इंटू क्या हो जाएगा, और ये एम स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये इसको लिखो टोटल, ये एल क्यूब से एक एल कैंसिल हो जाएगा, तो एल स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, टी की पावर माइनस टू ऐसे ही रहेगा, और एम की पावर टू इंटू एम की पावर माइनस वन, तो एम की पावर वन हो जाएगा ये नीचे, ठीक है। तो ये हो गया वन अपॉन
m की पावर 1 बचा, l की पावर 2 बचा और t की पावर -2। ठीक है, इसको ऊपर ले जाओ तो ऊपर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, m की पावर -1, l की पावर -2 और t की पावर 2, ऐसा हो जाएगा। तो क्या ये टी स्क्वायर के बराबर है? दिस वन इज नॉट इक्वल टू LHS। ठीक है, तो ये LHS के बराबर नहीं है, तो ये वाला आंसर हमारा नहीं होगा। ठीक है, नॉट इक्वल टू LHS। चलो भैया, ए ऑप्शन हमने चेक कर लिया। बी ऑप्शन को तो हम ओरली चेक कर सकते हैं। कैसे, देखो इधर टी स्क्वायर दिया है, इधर आर क्यूब है, तो इधर की डायमेंशन हमने निकाली टी स्क्वायर और इधर की डायमेंशन कुछ एल क्यूब में आने वाली है, तो ये वाला ऑप्शन ऐसे ही रिजेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या दिया है, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई GM। ठीक है, तो RHS ऑफ सी चेक करते हैं हम। ठीक है, 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब डिवाइडेड बाई G/M। चलो भैया, सबकी वैल्यूज़ रखते हैं हम, तो इसको इग्नोर करेंगे। ठीक है, आर क्यूब का क्या हो गया, एल क्यूब, जी का हो गया हमारा क्या, M-1 एल क्यूब T-2। ठीक है, ये हो गया जी, और इंटू एम करना है, तो एम का डायमेंशन एम हो गया। चलो, तो अब यहाँ से देखो, क्या देखो, एल क्यूब से एल क्यूब कैंसिल, एम से एम की पावर -1 कैंसिल, नीचे क्या बचा, 1/t की पावर -2। ठीक है, इतना बचा। चलो भैया, इतना बचा, तो अब इसको अगर ऊपर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, t की पावर 2। ठीक है, तो यही हमारा क्या है, इक्वल टू LHS। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया, आंसर सी आ गया। ऐसे ही अगर डी को चेक करना हो तो डी को भी बिल्कुल सेम तरीके से वैल्यूज रख के चेक कर लेंगे, ये गलत आएगा। ठीक है, चलो मूविंग नेक्स्ट, एक एडवांस का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम रैप अप करेंगे चैप्टर को। ठीक है, चलो, तो सबसे पहले समझते हैं, कोई सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, देखो प्लैंक्स कांस्टेंट h, लाइट स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। देखो बोला ना अभी कि ये जो कांस्टेंट्स होते हैं सारे, ये जेई वालों को बहुत पसंद होते हैं और इनका डायमेंशंस में बेसिकली इनका बहुत यूज़ आता है। ठीक है, तो इनके बारे में बेसिक नॉलेज हमको होना चाहिए। चलो, तो यहाँ पे दिया है प्लैंक्स कांस्टेंट h, c एंड g आर यूज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ लेंथ l एंड अ यूनिट ऑफ मास m, देन द करेक्ट ऑप्शंस आर। तो करेक्ट ऑप्शंस बोल दिया, मतलब हमारा ये मल्टीपल वाला सवाल होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि h की डायमेंशंस, g की डायमेंशंस और c की डायमेंशंस क्या होती हैं। तो प्लैंक्स कांस्टेंट की क्या होती है, सबको याद होगा, अभी हमने निकाला था प्लैंक्स कांस्टेंट के लिए अलग से किया है, इसीलिए मैंने उसको एक अलग से सारे कांस्टेंट की एक एक बार यूनिट निकलवाई है। ठीक है, कैसे निकालते थे हम, E इक्वल टू एच न्यू से, न्यू क्या होता है, 1/टाइम, तो टाइम इधर चला जाता है, तो एनर्जी इंटू टाइम मिलके एच की डायमेंशंस क्या आ जाती थी, M/L/2T-1। ठीक है, ये एच की डायमेंशंस आ जाती हैं। सी का हमको पता है स्पीड है, तो स्पीड का LT-1 यानी मीटर पर सेकेंड, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए हमने अभी अभी निकाला है। ठीक है, चलो, तो सवाल को, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला है कि दीज कॉन्स्टेंट्स आर यूज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ लेंथ L। चलो भैया, तो ये हमारा बेसिकली कौन से वाले कॉन्सेप्ट पे यूज है, जो हमने अभी अभी स्टडीज करी हैं। तो जब हमने ये वाला पढ़ा था ना, यूजेज ऑफ डायमेंशन में, एक तो हमने होमोजेनिटी पढ़ा। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा बी ऑप्शन क्या पढ़ा था, कन्वर्जन ऑफ यूनिट, और सी एक पढ़ा था हमने, देखो रिलेशंस अमंग द फिजिकल क्वांटिटीज। तो किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को हम क्या कर रहे थे, किन्हीं अन्य दूसरी वाली यानी डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर रहे थे। तो बिल्कुल वही चीज़ इसमें हमको यहाँ पे करने के लिए इसने बोला है। ठीक है, तो हमको लेंथ को रिप्रेजेंट करना है किसमें, एच, सी और जी के फॉर्म में। तो कर देते हैं भाई, चलो, लेट लेंथ की डायमेंशन इज इक्वल टू, लेंथ किसके बराबर हो गया, एच की सम पावर यानी एक्स, सी की पावर सम वाई एंड कैपिटल जी की पावर सम जेड। ठीक है, एक रैंडम हमने मान लिया, गैस कर लिया, चलो भाई ये लेंथ इसके बराबर है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं अपन, बहुत बेसिक सी चीज़ है। इधर इधर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, MLT में लिख देता हूँ मैं इधर। ठीक है, M है नहीं तो इसकी पावर 0, L है तो पावर 1, T नहीं है तो पावर 0। ठीक है, इधर ये हो गया। H का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, ML/2T-1, इसकी होल पावर क्या है, x। C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड की क्या हो जाएगी, LT-1 मीटर पर सेकेंड, और इसकी पावर y है। और g क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी क्या हो गई, M-1 L³ एंड T-2, इसकी पावर क्या है, होल पावर z। चलो भैया, अब क्या कर लेते हैं, हमको
LHS और RHS कंपेयर करना है, इसलिए m की सारी पावर को एक साथ लिखते हैं। तो m की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ से आ गई x, यहाँ पे है नहीं, यहाँ से आ गई -z, ठीक है। तो m हो गया। अब l को देखते हैं, यहाँ से आया 2x, नेक्स्ट वाले से आया +y, ठीक है, यहाँ से आया +y और यहाँ से आ जाएगा 3z, ठीक है। चलो भैया t को देखते हैं, t को यहाँ से क्या आया t -x, नेक्स्ट वाले से क्या आया -y एंड लास्ट वाले से क्या आया -2z, ठीक है। तो अब कंपेयर करो, m की टोटल पावर कितनी है 0, इधर क्या है x -z, तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा x -z। तो यहाँ से एक हमारे पास एक्सप्रेशन क्या आ गया, x इक्वल टू z। चलो भैया अब l की पावर इधर 1 है, इधर पावर क्या है ये है, तो इसको बराबर कर दो 1 के, 2x + y + 3z इक्वल टू 1। एक इक्वेशन यहाँ से आ गई, एक इक्वेशन t की पावर से आएगी, ये है 0, तो इधर साइड में क्या है -x -y -2z इक्वल टू किसके होना चाहिए 0। क्या करो यहाँ पे z की वैल्यू यहाँ से लेके, z इक्वल टू x है तो यहाँ को z x रख दो, तो x और y में एक लीनियर इक्वेशन, यहाँ पे भी z को x रख दो तो x और y में दूसरी लीनियर इक्वेशन। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर x, y और z की वैल्यू आ जाएंगी। x आ जाएगा हमारे पास हाफ, y आ जाएगा क्या -3/2 एंड z आ जाएगा हाफ, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करेंगे, x, y, z की वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो हमको क्या दिया था, हमने लिया था l इक्वल टू h की पावर x, c की पावर y एंड कैपिटल G की पावर z। तो x, y, z की वैल्यू क्या आ गई है, h की पावर हाफ, c की पावर -3/2 एंड कैपिटल G की पावर हाफ। तो अगर मुझसे प्रोपोर्शनलिटी पूछेगा कि L में और H में कैसी प्रोपोर्शनलिटी है, तो H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √h, हाफ का मतलब क्या √, ठीक है, और L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/c की पावर 3/2 एंड L इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √g, ठीक है। तो L के लिए मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ गए, तो इस बेसिस पे ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी ये करेक्ट हुआ। अब हमको सेम जो हमने L के साथ किया है वही हमको L के साथ करना है, तो उससे क्या आ जाएगा हमारे पास L के एक्सप्रेशंस आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे ही हम अब क्या करेंगे, m को मान लेंगे, लेट m इक्वल टू h की पावर x, c की पावर y, कैपिटल G की पावर z, और बिल्कुल सेम प्रोसेस हम इसमें भी करेंगे। इधर लिख देंगे m l t, m है l नहीं है t नहीं है, तो ये हो गया। और इन तीनों को वापस से ब्रेक करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे हमने बनाया था, तो वापस से जब हम ब्रेक करेंगे तो इसके लिए भी क्या होगा, सेम वही एक्सप्रेशन आ जाएंगे, ठीक है। m की पावर क्या आ जाएगा, अगर डिटेल में आपको करना है तो आप डिटेल में कर सकते हो, अल्टीमेटली अपने को लास्ट स्टेप क्या मिलना है वही मिलना है, ठीक है। ये इधर तो सेम ही है, ठीक है, LHS तो चेंज, RHS तो चेंज हो नहीं रहा, तो RHS में हमारे पास आखिरी में यही मिलना है, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, ये मिल जाएगा कैपिटल M की पावर, या ऐसे करके तुम अपना डिटेल में जैसे अपने को आता है वैसे कर लेंगे। शॉर्ट में के लिए मैं क्या बता दिया, सीधे ये वाले स्टेप के बाद डायरेक्ट अपने को यहाँ पे पहुँच जाना है, क्योंकि हमने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखी है वो, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा m की पावर x - z, l की पावर आ जाएगी, l की पावर हमने क्या निकाली थी देखो 2x + y + 3z, ठीक है। l की पावर हो जाएगी 2x + 3y, सॉरी 2x + y + 3z है, चलो 2x + y + 3z, और t की पावर आ जाएगी -x -y -2z, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ x की पावर -x -y -2z, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब बेसिकली हमारे पास वापस से क्या हुई, वापस से हमको तीन इक्वेशन मिल गई हैं। कैसे, तीनों को कंपेयर कर लेंगे, 1 = x - z, 0 = 2x + y + 3z, और एक कहाँ से मिल जाएगी, 0 = -x -y -2z। तीनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो x, y, z की वैल्यू आती है वो मैं बता देता हूँ। x = आएगा हाफ, y = आएगा हाफ, और z = आएगा -हाफ, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आ गया, x, y, z को माइनस, हाँ ये सारी वैल्यू रख देंगे, तो m आ गया इक्वल टू h की पावर हाफ, c की पावर हाफ और g की पावर
-हाफ। तो अगर प्रोपोर्शनलिटी पूछेगा तो m प्रोपोर्शनल टू रूट h, m प्रोपोर्शनल टू रूट c एंड m प्रोपोर्शनल टू 1/√g। ठीक है, क्योंकि g की पावर क्या है -हाफ। तो यहाँ से हमारे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा, m प्रोपोर्शनल टू g है क्या, नहीं है, m प्रोपोर्शनल टू 1/√g है। ठीक है, तो एक और ऑप्शन हमारे पास ये वाला मिल जाएगा, m प्रोपोर्शनल टू रूट c। ठीक है, m प्रोपोर्शनल टू रूट c। चलो, तो ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही और इसको हम कंक्लूड करते हैं अभी। तो हमने देखा बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। तो यूनिट एंड डायमेंशन में इससे बाहर का कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, इतना ही पूछेगा। इसके बाद जो टॉपिक्स आते हैं वो एरर एंड मेजरमेंट्स होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें इनको वर्नियर कैलिपर से बहुत ज़्यादा लगाव होता है, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस देते हैं ये लोग। तो हम अगले टॉपिक में अपने वो सारी चीज़ें, एरर्स एंड मेजरमेंट्स वगैरह सारा कुछ समझेंगे। ठीक है, तो ठीक है, कंक्लूड करते हैं फ़िलहाल के लिए। और अगर आपको किसी भी टॉपिक में कहीं पे भी या किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ऐसा लगा हो कि स्पीड ज़्यादा है या ज़्यादा स्लो है या समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं। और कैसी लगी वीडियो ये भी ज़रूर बताइएगा। और ठीक है, फिर चलो ठीक है, थैंक यू।